लेट्स गो। हाँ जी, कल हमने करा था चैप्टर 2 स्टार्ट। चैप्टर 2 क्या था? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें हमने वो छोटा सा एक चार्ट सा देखा था कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थोड़ा इक्विलिब्रियम, थोड़ी सप्लाई। ठीक है। फिर हमने यूनिट 1 स्टार्ट करा था जो कि था प्योरली डिमांड के ऊपर। हमने स्टार्ट करा था पहले तो डिमांड होती क्या है। क्या होती है डिमांड? डिजायर, needs to purchase or willingness to use those means to purchase. वेरी गुड। विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर दैट परचेज। बिल्कुल ठीक है। तो अगर डिजायर के पीछे, डिजायर क्या होती है? सिर्फ इच्छा है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, लेकिन अगर मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वो चीज़ खरीद पाऊँ, या मेरी वो इच्छा ही नहीं है कि मैं वो रिसोर्सेज को एक्चुअल में उस डिमांड के लिए लगाना चाहूँ, उस डिजायर के लिए, तो वो डिमांड नहीं बनती। तो इफेक्टिव डिमांड इन तीन चीज़ों को मिला के बनती है। यस। फिर हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में दो चीज़ें याद रखना। एक तो ये एक प्राइस के अगेंस्ट एक्सप्रेस होती है। ठीक है। कि 80 किलो दिन में कोई नहीं, 6 किलो खरीदता है अगर मैं 80 रुपए का दाम लगाता हूँ, और 8 किलो खरीदता है अगर मैं 60 रुपए का दाम लगाता हूँ। तो एक इनवर्स रिलेशन है, वो तो पता ही सबको, +2 से ही पता है कि डिमांड का ग्राफ ऐसे है। यस। फिर जो भाई साहब जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इट्स अ फ्लो। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है कि 80 रुपए पे जो 6 किलो बेचता था वो पर डे, 6 किलो पर डे पे एक फ्रूट सेलर 6 किलो फ्रूट बेचता है एक दिन में। एग्जाम्पल याद है जो हमने ली थी कल? ठीक है, सॉर्टेड। फिर हमने स्टार्ट करा था व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट, वर्ड भी ठीक है चलो, बट मेन वही बात है कि डिमांड को डिटरमिन कौन करती है। एक तो होता सिर्फ अफेक्ट करती है, एक होता बनाती ही डिमांड को ये सब चीजें। क्या क्या चीजें? प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? और उल्टा भी, जैसे जैसे, नहीं नहीं, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा फिर डिमांड बढ़ेगी। पक्की बात है। नहीं बढ़ेगी ना यार। देख अपना, अपने कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस छोड़ना नहीं है। मेरी आदत है, मैं जानबूझ के ये चीज़ करता हूँ। जो सही आंसर भी होगा ना, मैं उस पर भाग के ऐसे नहीं बोलूंगा कि वेरी गुड। मेरे को आगे नहीं बढ़ना फटाफट, मेरे को आपका कंसेप्ट पक्का भी करना है। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है जब भी बोलना। चलो। हाँ, तो प्राइस गिरेगा तो डिमांड, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। एंड सेट्रेस पेरिबस क्या होता है? सेट्रेस पेरिबस क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि जब हम प्राइस की बात करें डिमांड के साथ, तो बाकी सब चीजें हम कांस्टेंट मान रहे हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इन्फ्लेशन, ये वो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। ठीक है। जबकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज फिर हमने पढ़ा था। रिलेटेड कमोडिटीज कौन सी होती है? अब अच्छा, पहले यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट ले लो। जब हम पढ़ते हैं व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, तो हम पढ़ रहे हैं कि एक कोई पर्टिकुलर गुड है, उसकी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की हम बात कर रहे हैं। वो चीज कौन डिटरमाइन करता है कि इसकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ गुड की डिमांड कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, ये कौन डिटरमाइन करता है? वो हम पढ़ रहे हैं। तो एक तो उसका खुद का प्राइस डिटरमाइन करेगा, एक उसके सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो उसके रिलेटेड गुड्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि अगर मेरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मेरी डिमांड पक्का। कैसे? अगर मेरी अगर मेरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड गिर गई, उसकी डिमांड गिर गई तो मेरी डिमांड भी तो गिरेगी ना। प्राइस बढ़ गया उसका, कार का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड गिर गई, तो पेट्रोल की डिमांड भी तो गिर गई ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड के साथ मेरा पॉजिटिव रिलेशन है, उसके प्राइस के साथ तो मेरा इन्वर्स रिलेशन है ना। और कंपीटिंग गुड्स यानी सब्सटीट्यूट गुड्स में कैसे होता है? आप बताओ, एक नॉर्मल चीज बताओ। पहले सब्सटीट्यूट गुड्स बताओ कौन से होते हैं? दोबारा थोड़ा ऊंची बोलो यार, क्या हो गया? बहुत देखो, अपनी बेस्ट बात क्या, एमसीक्यू पेपर है तो मेरे को कोई डेफिनेशन ये वो स्कूल वाली चीज नहीं चल रही है यहाँ पे। कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, कुछ वैसा नहीं चाहिए, एकदम हिंदी में समझा दो ये होता है और एग्जांपल दे दो, खत्म। बिल्कुल जो अंदर से पता कि यार सब्सटीट्यूट यही होता है, बस यही पता है, ऐसा। बिल्कुल चिल होके बोल रहे हैं, बताओ।
नहीं पता, ओके। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है एक गुड जो दूसरे की बजाय यूज कर सकते हैं, जो काइंड ऑफ हमारी सेम वांट पूरी करती है। वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। और बिना पढ़े अभी ये तो चलो एक लिखी हुई हुई थी, पढ़ ली थी क्या? दिख नहीं रहा क्यों? वो ना फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ये रहा। चलो अच्छा, और बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक एक एग्जांपल और दे दो बस। हाँ जी, मैगी और नूडल्स, फेयर पॉइंट। ठीक है बात, ठीक है बात, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। अब ये बताओ कि अगर जो टी और कॉफी बोला है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? क्योंकि हम यहाँ पे एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, एक गुड की, अब वो कुछ भी हो सकती है। अब मैं उसके सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर कॉफी हूँ, तो बताओ अगर टी का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मेरी डिमांड के ऊपर, बताओ। अच्छा, अगर मैंने क्या पूछा था, अगर टी का प्राइस अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड गिर जाएगी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। वेरी गुड, सॉर्टेड है लॉजिक। ठीक है, क्योंकि देखो अपने को राइट अप नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिक क्लियर चाहिए मन में कि हाँ ये ठीक है, ऐसे ठीक होता है कि वो गिरती है वो बढ़ती है, वो ठीक है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, तो सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं और काइंड ऑफ सेम वांट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जहां पे गुड सब्स्टिट्यूट होता है, अगर एक का प्राइस जो है वो ऊपर जाता है तो बायर में स्विच टू चीपर सब्स्टिट्यूट। वेरी ऑब्वियस। फिर आ जाता है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? जो मेरी इनकम बच जाती है, जिससे मेरी परचेजिंग पावर डिसाइड होती है कि मेरे पास अभी ये बचेगा, अब इसमें मैं देखूंगा मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ अपना। ठीक है, परचेजिंग पावर होती है कोई भी गुड्स खरीदने की क्षमता। वर्ड हमने कल बोला था, जब मैंने बोला था कि नहीं क्षमता से बेटर वर्ड भी होता है, बट अब मेरे को भी क्षमता वर्ड ही दिख रहा है, तो क्षमता ठीक है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड अपने को राइट अप वहां पे नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिक चाहिए। अपने को क्लियर है कि भाई परचेजिंग पावर क्या है, जिससे हम कुछ भी गुड्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, द परचेजिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ हिज disposable income. Other things being equal, the demand for a commodity depends upon the disposable income of the potential purchaser. जो खरीदना चाहते हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम से फर्क पड़ता है। दोबारा याद करा दूं, हम पढ़ के आ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस चीज से फर्क पड़ती है, वो किस चीज से डिटरमिन होती है कि एक ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कहाँ पे जाएगी। हमने पहले पढ़ा कि उसके खुद के प्राइस से फर्क पड़ता है, फिर हमने पढ़ा उसके रिलेटेड गुड्स से प्राइस के फर्क पड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि उस जो इनकम है कंज्यूमर की, उसकी डिस्पोजेबल इनकम से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लो मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड उस चीज की बढ़ेगी। नॉर्मल लॉ यही है। ये काइंड ऑफ एक्सेप्शंस आगे जो गिवन गुड्स या जो भी हम पढ़ेंगे, इन्फीरियर गुड्स या जो भी। नॉर्मल लॉ क्या है? अगर आप एक चीज खरीदते हो तो अगर आपकी थोड़ी इनकम बढ़ती है ना, आप नॉर्मली एक शर्ट खरीदते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हो गए तो एक एक कुर्ती और खरीद लेते हैं, है ना भाई। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसी गुड्स भी होती हैं जिनकी डिमांड एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक तो वो ये चीज को फॉलो करते हैं लॉ को कि इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम कुछ ज्यादा ही अच्छी क्रॉस हो जाती है फिर वो डिमांड उल्टी हो जाती है। तो इनको क्या बोलते हैं इन गुड्स को? इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स की काइंड ऑफ एग्जांपल क्या दी थी मैंने? बाजरा, ये एग्जांपल। सरोजनी मार्केट में कपड़े मिलते हैं, दैट वाज वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल कि भाई अगर मेरी इनकम ही, ये तो पता ही है, याद है, आप तो लेक्चर देख ही लेना। ठीक है, ठीक है, आपको पता है ना, सॉर्टेड है। उसके बाद क्या सीन है? फिर आते हैं एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि जो कि चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल है भाई ये तो, मतलब है ना, फूड ग्रेन फ्यूल, कुकिंग ऑयल के बिना कैसे चलेगा भाई? अब खाना ही नहीं बनेगा घर पे, फ्यूल ही नहीं होगा, गाड़ी चलेगी ही कैसे? वैसे वाली चीज जो चाहिए ही चाहिए भाई, इसके बिना तो चलेगा कैसे किसी का? चलो, फ्यूल एग्जैक्टली नॉट वैसे गाड़ी वाला, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक, बट लेट्स लीव इट। गैस, दैट्स अ फेयर पॉइंट। फिर क्लोथिंग, ऑब्वियसली बिना कपड़े पहने कैसे। अब ऐसी एसेंशियल कंज्यूमर गुड जो होती हैं, इनकी डिमांड के साथ कैसा वो होता है? बताओ बताओ। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ऐसे वाले गुड्स की डिमांड के ऊपर? सेम रहेगी या लेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी? लेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। याद है ना हमने कि चेंज इन कंज्यूमर इनकम ऑल्दो विल इंक्रीज इन डिमांड, लेकिन बट दिस विल बी लेस प्रोपोर्शनेट। अब आपके पास नहीं थे उतने पैसे तो आपने 6 किलो आटा खरीदा, लेकिन थोड़े पैसे और आ गए तो 10 किलो आटा खरीद लिया, लेकिन
और ही ज्यादा पैसे के तो धक्के से आटा ही थोड़ी भर लोगे। ठीक है यार, जितना है उतना भर लिया, कुछ जितना चाहिए था उससे भर लिया, जितना है ना थोड़ा बहुत। ठीक है। हाँ जी, दिस इज बिकॉज एज पीपल बिकम रिचर, इसका मैंने एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लॉजिक दिया था, ये वाला, कि जैसे जैसे लोग अमीर हो जाते हैं ना, इसका एक और रीजन क्या है कि वो लेस प्रपोर्शनेट क्यों है, कि जैसे जैसे लोग अमीर हो जाते हैं तो उनकी ये जो एसेंशियल गुड्स की जो इंपॉर्टेंस है ना वो रिलेटिवली कम हो जाती है। उनको फिर वैसी वाली चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है, नॉर्मल गुड्स की, फर्नीचर आ जाए घर में, टीवी आ जाए, ये वो एसेंशियल गुड्स उनको क्या लगने लग जाती है कि ये तो है ही नॉर्मल है घर पे। यहाँ तक हमने कल कर लिया था आई प्रिज्यूम, यहाँ से स्टार्ट करना हमने आज। यस। अब एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड और किस चीज़ से फर्क पड़ती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे बॉटल चाहिए थी, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बॉटल चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गई। ठीक है, बॉटल तब भी चाहिए थी, बॉटल अब भी चाहिए, है ना नितिश, चाहिए ना। हाँ। अब देखो बात क्या है, हम बचपन में क्या चलाते थे, नोकिया। अब अच्छा फोन चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलती है, उससे उसके डिमांड में फर्क पड़ती है। कि भाई अगर लेट्स से कि मेरे को पहले मेलेडी पसंद थी तो मैं मेलेडी की डिमांड बढ़ा रहा था बैठ के, लेकिन जैसे ही मेरे को मेलेडी बेकार लगी, एक्लेयर्स अच्छी लगने लगी तो एक्लेयर्स, तो मेरे प्रेफरेंस चेंज होने पे भी उसके डिमांड पे फर्क पड़ा। ठीक है, बहुत ऑब्वियस ही बात है, अब इसमें कुछ ऐसा एग्जैक्टली वो वाला लॉजिक नहीं मैं बोलूंगा कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा टेस्ट चेंज होगा तो जिसकी तरफ चेंज हुआ उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर मेरा टेस्ट जिस गुड्स को मैं खा रहा हूँ उसी में ज्यादा बढ़िया होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये तो समझ आ गया लॉजिक, आ गया समझ। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी। 4 इफेक्ट्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। पहले बिना उधर से पढ़ा मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ। पहले आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि मेरे पड़ोसी के पास आईफोन है और मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, मुझे भी चाहिए यार, मैं भी ले सकता हूँ, मैं भी करके दिखाऊंगा, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। सेकेंड है बैंड वैगन इफेक्ट, अरे सारे लोग क्लिनिक प्लस यूज़ करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, फिर सारे लोग डव लगाते हैं चलो मैं भी लगा देता हूँ फिर। फिर आ जाता है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या होता है, नहीं 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 वो होता है कि बहुत पुरानी जो आइटम्स हैं नहीं उसका नहीं, ना ना, यहाँ से पढ़ तो नहीं रहा कोई, यहाँ तो नीचे लिखा होगा वैसे, ठीक है। नहीं नहीं वेबलन, जो होती है वेबलन का होता है लॉजिक ये, कॉन्स्पिकस कंजम्पशन होती है। कॉन्स्पिकस वर्ड क्या होता है कि जस्ट बिकॉज किसी को देख लिया, बेसिकली एक प्रेस्टीज इशू, एक प्रेस्टीज इशू बन गया अब तो, कि मैंने देख लिया यार कि लेट्स से कि ये जो पर्टिकुलर एलवी का ब्रांड है ये सिर्फ महंगे लोग ही पहनते हैं, तो मुझे भी अपना एक प्रेस्टीज दिखाना है तो मैं भी पहनूंगा। अब और ऐसी चीज़ों का एक काइंड ऑफ बताओ एक बार, ऐसी चीज़ों का अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी गया तो और हमें बेटर फील आती है कि अरे वाह मैं तो और महंगी चीज़ पहन रहा हूँ, देखा तेरा बैग कितने का है, 4,000 का, हाँ इधर देख ऑल्टो का, हाँ एलवी ब्रो, एलवी 6,000। वो चीज़ में ज़्यादा वो लगता है कि नहीं नहीं यार प्राइस मेरा महंगा, मेरी ज़्यादा अच्छी है, तो वो डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा बढ़ती है। तो वेबलन में कैसी चीज़ें आती है, और महंगी चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी, डायमंड्स, हाँ स्टेटस सिंबल्स, जो एक बंदे का वो दिखाते हैं कि अरे वाह भाई साहब ऐसा। फिर आता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट होता है अगर वो सेम टी शर्ट मानवी भी पहन ले तो आपको ये होगा ना, ये तो चलो फिर भी टी शर्ट वाली बात होगी, अगर आपने कोई अच्छी पार्टी वेयर स्पेशल ड्रेस खरीदी कोई मान्यवर की, आपको अगले दिन पता चल गया कि मानवी और मनवीत ने भी सेम खरीद रखी है, तो क्या हो जाएगा, ट्विनिंग हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो होगा कि यार ये तो सबके पास ही है यार, मेरे को तो लगा था मेरी बड़ी खास बात है, मैंने तो इतनी स्पेशल मंगाई थी इतनी महंगी ड्रेस, ये तो इन दोनों के पास भी है, मैं तो बड़ी खुश हुई थी कि मैं अकेली स्टार लगूंगी, बट ये दोनों भी पहन के आ गए। तो वो चीज़ में एकदम से मजा का मतलब स्नॉब इफेक्ट होता है जिन लोगों को थोड़ी रेयरिटी पसंद है, कि ये चीज़ हमारे पास एक्सक्लूसिव है, अब वो एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं रहेगी तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। तो काइंड ऑफ स्नॉब इफेक्ट जो है वो बैंड वैगन को उल्टा है। बैंड वैगन में हम क्या कर रहे हैं कि सारे डब लगा रहे हैं चलो मैं भी लगाता हूँ, तो हम क्राउड को फॉलो करते हैं। स्नॉब में क्या हो रहा है, सबके पास है अब नहीं चाहिए, समझ गए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, अमीर अमीरी फील करना, मतलब ये ये ले सकती है आईफोन तो मैं भी लूंगा, वो वाली चीज़। और फिर आ जाता है वेबलन इफेक्ट, कि अपने को तो भाई प्रेस्टीज अपना बड़ा रखना है, सबसे महंगी चीज़ अपने को चाहिए। अब हम पढ़ लें
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये लो एक और नया नाम आ गया, दस्तावेरी। दस्तावेरी इसका क्या बना है? डी से डी। ओके, डेट्स अ फेयर लॉजिक, बट अपन कुछ और भी रखते हैं, क्योंकि मेरे को तो ऐसे, ये तो हो गए वैसे वाले कि आप घर पे बना लोगे वैसे वाले, मेरे को तो कुछ अपना बना के भेजना है ना दोस्तों मेरी। अब हुआ क्या कि एक टाइम पे अगर आपको याद हो ना, तो वो कौन सी कंपनी थी, ब्लैकबेरी, जिसके फोन बहुत चलते थे। ब्लैकबेरी पता है आपको? जब आप बहुत छोटे थे ना, तब हुआ क्या था, एंड्रॉयड तो बाद में आया, पहले था नोकिया बटन वाला फोन, फिर आया था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी क्या था, उसमें क्या था, जो डिस्प्ले थी वो थोड़ी सी बड़ी थी नोकिया वाले फोन से, लाइक अच्छी खासी इतनी चौड़ी डिस्प्ले, और बटन्स भी उसके ऐसे थे जो खुलते नहीं थे ऐसे, को नीचे को फोन ऐसे खुलता था, वो थोड़ा बेटर वाला फोन जो था वो ब्लैकबेरी था। तो जब नोकिया से वो चीज ऐसी हुई थी ना कि यार इसके पास ब्लैकबेरी है भाई, तो वो वाली चीज ऐसी थी भाई, तो वैसे वाला तो बेरी से अपने को याद रखना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कैसे आया था कि नोकिया से लोग पहले ब्लैकबेरी देखने लगे थे कि यार ब्लैकबेरी है यार इसके पास। तो ये चीज ट्रू, और ये ऐसे नहीं मैं सिर्फ बेरी बेरी से जोड़ रहा हूँ, मतलब मैं तो जोड़ ही रहा हूँ, लेकिन ये ट्रू भी है कि ब्लैकबेरी पहले आया था, फिर नोकिया से लोग एकदम से ऐसे हो गए थे कि यार ब्लैकबेरी यार इसके पास, तो वो वाली चीज समझ आ गई बात। तो कैसे याद रहेगा, दस्सा बेरी ब्लैकबेरी, दस्सा बेरी ब्लैकबेरी। अब सबसे बेस्ट बात क्या है, तो मुझे जेम्स के नाम से कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या इंस्टीट्यूट वहां पे ऐसा करेगा कि एक ऑप्शन रख दिया जेम्स डसनबेरी, एक का नाम रख दिया रॉबर्ट डसनबेरी, कि हम कंफ्यूज होने के कि यार डसनबेरी तो याद रह गया लेकिन जेम्स और रॉबर्ट नहीं याद, नहीं, ऐसी ऐसी चीजें नहीं इंस्टीट्यूट करती। तो अपने को बेरी बेरी याद रहेगा और डी से डी याद रहेगा, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन वेक्ट किसने दिया था, दसनबेरी ने, ठीक है, डसनबेरी। ये क्या है, रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू इम्यूलेट, एम्यूलेट, एम्यूलेट, किसी ने कुछ नहीं सुना, फिर ठीक है, refers to the desire of people to emulate the consumption behavior of others। तेरे पास आईफोन है तो तेरे पास, सॉरी अब से आईफोन नहीं बोलेंगे, तेरे पास ब्लैकबेरी है तो मेरे पास भी ब्लैकबेरी होनी चाहिए, मैं नोकिया क्यों रखूं भाई। पीपल बाय और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल आर एबल टू हैव देम, तेरे पास ब्लैकबेरी है तो मैं भी ले सकता हूँ यार। इसकी बहुत नॉर्मल एग्जांपल रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं, गाड़ियां, एक मोहल्ले में अगर हमारे पास आई10 है ना, हम आई10 से वैसे खुश थे, लेकिन सामने वाला i20 ले आया, थार ले आया, थोड़ी आई अब i10 बेकार लग रही है, हाँ? वो वाली चीज। चलो, एक इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर सेलफोन में बी अफेक्टेड बाय सीइंग अ न्यू मॉडल ऑफ सेलफोन इन हिज नेबर्स और फ्रेंड्स हाउस, either because he likes what he sees or because he figures out that if his neighbor or friend can have it, he too can। मेरा फिर आता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या आता, सारे अगर डव यूज कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, कि कहीं ना कहीं वो होता है ना, वो जैसे वो कोलगेट डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड, सारी दुनिया यूज करती है, हाँ कोलगेट कोलगेट, चल कोलगेट ले लेते हैं, दुकान पे गए क्या चाहिए, कोलगेट चाहिए, समझ रहे, वो जो वो वाला इफेक्ट होता है। Refers to the extent to the which demand for a commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity। It represents the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to other people they wish to be associated with। कि मेरे सारे दोस्त दोस्त भी सारे रेड टेप पहनते हैं, शूज रेड टेप पहन लेते हैं, बस फिर सारे आजकल ये है ना यूएस पोलो की टी शर्ट पहनते हैं, तो मैं भी ये पहनता हूँ, वैसे वाली चीज। यहाँ पे वो वाली चीज नहीं आती कि ये बहुत अमीरी वाली चीज यूज कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे वाला कि तुम सब ये यूज कर रहे हो, चलो ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, वैसे वाली चीज। फिर आ जाता है स्नॉब इफेक्ट, वी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड इज डिक्रीज्ड owing to the fact that others are also consuming the same commodity। मुझे तो रेयर ही पसंद है, सब यूज कर रहे हैं तो मुझे अब चाहिए ही नहीं है वो। दिस रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव, मेरे को सबसे अलग दिखना है भाई, ये पर्टिकुलर वॉच सिर्फ मैंने पहनी होनी चाहिए। टू बी डिफरेंट, टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉमन हर्ड, तुम सब भेड़, मैं अलग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम कॉमन अमंग ऑल, some people decrease or altogether stop its consumption। ओके, फिर आ जाता है वेबलन इफेक्ट, हायर प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, इनको चाहिए स्टेटस, मेरे को सिर्फ मेरा प्रेस्टीज इशू है। टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, कॉन्स्पिकुअस मैंने बता दिया क्या होता है कॉन्स्पिकुअस, आप बताओ।
अभी मैंने बोला कॉन्स्पिकस कंजम्पशन में बता दिया आपने, हाँ बोले मेरे हिसाब से। कॉन्स्पिकस कंजम्पशन क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ, जेनरिक। ओके, सेम। कॉन्स्पिकस होता है थोड़ा प्रेस्टीज इशू वाली जो चीजें, जो मेरे को अपनी एक रौब जमाने वाली जो चीजें होती है उसकी जो मैं कंजम्पशन करता हूँ। लग्जरी गुड्स, बिल्कुल। ठीक है, तो जो मेरे को सबसे कि हमारे घर में लगी है भाई 64 इंच की एलईडी। अरे अमीरी, वो भी किसकी, सोनी की। तुम्हारे लगती होगी पैनासोनिक की, सोनी की लगी है, सोनी की। ऐसा सोने की नहीं, सोनी की, इतना भी नहीं। चलो। दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर द फेमस इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलन। क्या इसका नाम याद रखने की जरूरत है? क्योंकि नाम में वेबलन है तो बस सॉर्टेड हो गया। ठीक है, एप्स्टीन का भाई थॉर्स्टीन। एप्स्टीन पता है ना आजकल जो ज्यादा, एप्स्टीन पता ना? नहीं पता? बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पता तो। पता है तुझे? तुझे पता है, आपको पता है? नहीं बहुत बढ़िया, जितना नहीं पता अच्छी बात है। बेकार चीज है जेन्युइनली, कहीं घर पे जाके सर्च मत करने लग जाना, बेकार है। एग्जाम्पल क्या इसके, ज्वेल्स। ठीक है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्नॉब इफेक्ट एंड द वेबलन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट कौन सा था? और वेबलन इफेक्ट क्या था? स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट में क्या फर्क है? इज दैट द फॉर्मर इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, और यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ प्राइस। क्या मतलब बना इसका? नहीं नहीं, मेरे को इसका मतलब समझो, फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर एंड फंक्शन ऑफ प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन होता है कि वो उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, कि जो स्नॉब इफेक्ट है वो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि दूसरे लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं तो मेरे को नहीं चाहिए। जो वेबलन इफेक्ट है वो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि इसका प्राइस अगर हाई है तो चाहिए। समझ गए? फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये देखो डिमांड फंक्शन आने वाला है। उसका मतलब यही होता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड मैनी मोर। कि मतलब जो डिमांड है गुड की वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? इन सब चीजों के ऊपर। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसे अगर मैं बताऊं, काइंड ऑफ डिमांड फंक्शन भी साथ में पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि आपके जो लेट से वो है, आपके सीए फाउंडेशन के मार्क्स एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब क्वांटिटी ऑफ सीए फाउंडेशन ऑफ मार्क्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? बताओ फंक्शन क्या है? कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और चलो हार्डवर्क। अरे यार मजे क्यों ले रहे हो, थोड़े और बताओ ना चीजें। इंटेलिजेंस इज अ गुड ऑप्शन। आगे सिटिंग, आगे फोकस, डाइट इज वेरी गुड, हेल्थ, हेल्थ इज बेटर वर्ड। हेल्थ की आपकी हेल्थ कैसे है अगर आप अच्छे अच्छी सेहत से पढ़ते हो? क्या बताओ बताओ। स्लीप इज ओ, बहुत बढ़िया। ये मुझे बोलना चाहिए था वैसे, बट वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे। ठीक है, तो फंक्शन समझ आ गया, मतलब क्या होता है कि कोई चीज किससे बनती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने पहले डिटर्मिनेंट्स और डिमांड पढ़े, वो सब चीजें कि डिमांड किसके ऊपर चलती है, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ऐसी ऐसी चीज। चलो, कहीं ना कहीं हमने डिमांड फंक्शन भी पढ़ी लिया, लेकिन हम वापस आते हैं इस पर। हम यहाँ पे थे, हाँ। तो क्विक मेमोरी ट्रिक पढ़ लो और बताओ सही है? सही है, सही है। चलो बताओ फिर मेरे को एक बारी, एक अलग पेज खोलता हूँ ना, कहीं दिखे ना गलती से। हम्म, अब बताओ बैंड वैगन इफेक्ट की एग्जांपल। एग्जांपल एग्जांपल
और बताओ, चलो फिर अब तो आ ही गया, चलो छोड़ो, आप बताओ उसकी स्नॉब इफेक्ट की क्या होता था। हाँ, रियल इज बेटर क्या होता है, मतलब एग्जांपल दो। जैसे कि जो चीज हमारे पास, जो चीज सभी के पास है वो हमारे पास नहीं है। जो चीज़ सभी मतलब के पास हमारे है। पास रेयर होनी चाहिए, सभी के पास नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास ही होनी चाहिए। बहुत अच्छे, आप बताओ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की एग्जांपल क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी के बच्चा हो गया मेरे पड़ोसी के बच्चे के पास आईफोन है, मुझे भी चाहिए। ठीक है, क्या होता क्या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। थोड़ा वो भी तो करो, वो भी खरीद सकता है, लाइक एज इन थोड़ा वो भी तो बताओ कि वो भी ये चीज खरीद सकता है, काइंड ऑफ समझ रहे हो, लाइक कि थोड़ी मेरे से ऊपर की चीज खरीदी उसने, वैसे वाला कि मेरे से वो भी ब्रेड खरीद सकता, मैं भी खरीद सकता, तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं ब्रेड थोड़ी खरीदने चला जाऊंगा, खरीद सकता तो क्या होगा, मैं तो अच्छी ब्रेड खरीदता हूँ, और बता ऐसी की तैसी करा। तू भी खरीद सकता है बॉर्न की ब्रेड, तो क्या होगा, मैं किट्टी की खरीदता हूँ, ऐसा कुछ। तू खरीद रहा है भाई फ्रूट केक्स, मैं खरीद रहा हूँ बिस्किट्स, तो वैसे वाली चीज की तू बेटर चीज खरीद रहा है मेरे से कुछ, तो ऐसे कौन सा बचा, बताओ फिर। ठीक है, एग्जाम्पल। रोल्स रॉयस, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मेरे को कि डिफरेंट एग्जांपल दो, जो पढ़ ली उसके अलावा एग्जांपल दो ना, बहुत बढ़िया। चलो समझ आ गया इसका मतलब, बहुत बढ़िया। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, दोबारा याद करो तुम क्या पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी डिमांडेड किस चीज से फर्क पड़ती है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से। अगर मुझे लगता है, मान लो आप लेट से आप कपड़े वगैरह खरीदते हो, मान लो आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में कपड़ों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, अभी ले लोगे। बहुत सिंपल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस सप्लाई कंडीशन एटसेट्रा इन्फ्लुएंस करंट डिमांड, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता कि आगे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, या आगे मेरी इनकम बढ़ने वाली है, या आगे सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है, आप कपड़े बहुत खरीदते हो लेकिन आपको पता है कि वो मार्केट में कपड़े मिलने बहुत कम होने वाले हैं, या कुछ ऐसी चीज खरीदते हो, चलो कपड़े तो बहुत वैसी वाली चीज होगी, कुछ भी ऐसा खरीदते हो जिसको पता कि यार ये, मान लो मैं एक स्पेशल चिप्स खाता हूँ, मुझे पता है यार वो ये यही दुकान है मेरे पास, और इसमें अब मिलने कम होने वाले हैं आप। दैट इज अ फेयर पॉइंट, दैट इज अ फेयर पॉइंट। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं होता कि हर चीज की वो होनी चाहिए, कि नॉर्मल गुड ही होनी चाहिए हर चीज, अगर वो चीज उस पर लगती है तो ठीक है, बिल्कुल सही है। गोल्ड की डिमांड इस चीज से जेन्युइनली फर्क पड़ता है कि अगर आगे रेट बढ़ने वाला है, हम सबके घर पे यही बात होती है कि आगे रेट बढ़ने वाला है, उठा लो, लेकिन लेता कोई नहीं है, सब बातें करते हैं ठीक है, आपके घर पे होती है बात, आप रिलेट नहीं कर पा रहे, थोड़ा मैंने, अच्छा, रिलेटेबल बट नॉट फनी, ऐसा कुछ था ये। हाँ जी सर, ये तो मुंह पे बोल, यार ये तो मुंह पे बोल रहा है यार, पहले मुंह पे बोल दिया कि लॉगिक, अब फनी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉमेडी इज नॉट एवरीबडीज जॉनर, कोई बात नहीं। कहाँ था मैं, हाँ, कि अगर फ्यूचर में मेरे को लगता है प्राइस बढ़ने वाले हैं, या फ्यूचर में मेरे को लगता है इनकम होने वाली है, या फ्यूचर में लगता है इसकी सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है, मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड, एंड ऑब्वियसली ऑपोजिट ऑल्सो ट्रू। ठीक है, कि अगर उल्टा कि मेरे को पता कि आज दाम आगे, सॉरी दाम गिरने वाला है, तो मैं भी रोकूंगा ना कि यार ये आगे खरीदते हैं ना, वही गोल्ड वाली चीज़, पता है एक महीने में रेट गिरने वाला है तब खरीदेंगे। चल, अदर फैक्टर्स मतलब थोड़े ऐसे वाले आ गए कि ठीक है ये सब चीज़ें भी फर्क डालती हैं, अदर अदर में ही आते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ समझ के आगे बढ़ना। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब ये देखो थोड़े वैसे वाले ना अदर फैक्टर्स की, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, पर बड़े वैसे वाली चीज़ है कि यार इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम होगी, लेट से अमेरिका में पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है तो वहाँ पे कम कंज्यूम, वैसे वाली चीज़ें। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर एक एरिया में बुढ़े ज़्यादा हैं बच्चे कम हैं, तो वहाँ पे दवाइयाँ ज़्यादा बिकेंगी, हेल्थ केयर सर्विसेज ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि सिर्फ गुड्स की बात नहीं कर रहे हम, सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा वो वैसे वाली चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी कि पासबुक प्रिंट करा दूंगा, वैसे वाली चीज़ें, थोड़े मतलब जो बुढ़े जो भी कराते हैं, हम जो भी हमें हम भी हुए नहीं तो हमें पता नहीं। अगर कहीं जगह पे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, बिल्कुल ही इन्फेंट्स बेबीज ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पे बेबी फूड, डायपर्स, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नीतीश की नहीं बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, पक्का बढ़ा दें, बढ़ा दो सर, ठीक है।
फिर द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर एक देश ही अपने में बहुत ही गरीब है जैसे पाकिस्तान, तो वहां पे तो फिर वो अच्छी चीजें नॉर्मली लोग खाते नहीं है सारे। और उसकी ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, कि जो अमीर है वो तो अक्सर अपना मस्त अपनी मर्जी से, कि आज मन है चलो चिकन खाते हैं, थोड़ी महंगी महंगी चीजें जो भी खा सकते हैं। लेकिन अगर एक देश गरीब सही है पाकिस्तान जैसा, चाहे वहाँ पे सारे नॉनवेज भी हों, फिर भी नहीं खा पाते, उतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो वो चीज़ों से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मतलब कितना कंज्यूम कर सकते हो, खास कुछ भी कितना कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है यही एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अगर एक देश जो है जैसे जैसे वो लोग अमीर होने लग जाते हैं ना, तो उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाती है। उनको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा शौक रहता है रेदर देन खर्चने में। तो हाउ लाइकली आर पीपल टू स्पेंड मनी इंस्टेड ऑफ सेविंग इट इज व्हाट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना वो स्पेंड करने में इच्छुक है रेदर देन उसको सेव करने में। तो अगर कहीं ये देखो, बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ रिच पीपल इज लेस देन डेट ऑफ पुअर पीपल। तो अगर कोई ऐसा देश है जैसे दुबई है, तो वहाँ पे अगर रिच पीपल ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग ये खाने वाने की चीज़ें, ये खर्चे की चीज़ें कम सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ें ज़्यादा सोचेंगे, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, मैं अपनी बात बताता हूँ इस पे, कि मैं कभी कभार तो शॉपिंग इसी चीज़ के लिए कर लेता हूँ कि भाई, भाई के पास क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख रुपए की लिमिट है, आज ही वो खोल ही लिया है ऐप। अब उसमें शूज़ एक कार्ट में डाल ही लिए हैं, एक टी शर्ट तो साथ में डाल ही सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड है भाई पे, वो वाली चीज़ें। क्रेडिट कार्ड ये तो बहुत नॉर्मल, ये हम चाहे रिलेट नहीं कर पाओगे, तुम अभी थोड़े हो सकता है छोटे हो, बट जैसे जैसे जब बड़े होते हैं ना, जब अपनी इनकम होती है और अपने पास क्रेडिट कार्ड होता है, तब बंदा कहता है अरे पे कर देंगे आराम से बिल एंड में, जैसे कि कंपनी भर रही है मेरा बिल, भरना तो मुझे ही बाद में भी। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, इसकी कोई एग्जांपल दो मुझे, अगर हेडिंग पढ़ के किसी ने दे दी, बताओ बताओ। गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो वहाँ पे अल्कोहल बहुत ही बढ़िया रियलिस्टिक एग्जांपल, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इसकी, यहाँ कुछ ऐसे ऑल ओवर इंडिया एग्जांपल दो एक मेरे। वैसे तो अब मेरे जो मन में है वो थोड़ी गेस कर पाओगे, मैं एग्जांपल दूंगा। सोलर पैनल, कि गवर्नमेंट को जब सोलर पैनल बूस्ट करने थे, या फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो गवर्नमेंट ने वैसी वैसी वाली पॉलिसीज बनाई कि आप एक काम करो, आप ना मोटर व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टअप लगाओगे तो आपको 10 साल टैक्स फ्री। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी से उसकी वो बढ़ गई कि नहीं नहीं, और लोग भी। अच्छा, ये तो हो गया सप्लाई वाली साइड से डिमांड बढ़ गई। अगर उल्टा करें, कि अगर कोई जी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, तो गवर्नमेंट उसको लेट से कोई ना कोई मुनाफा देती है या सब्सिडी देगी, तो वहाँ उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है कि नहीं नहीं, फिर हम भी खरीदते हैं, पेट्रोल की बजाय ये सस्ती पड़ती है, ऐसी वाली चीज़। चलो, अब हम आगे जी डिमांड फंक्शन पे। क्या हमने ऐसा कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है? ऐसा कुछ भी? फिर हम एक बार रीड करें, आई थिंक हमें समझ आ जाएगा। द डिमांड फंक्शन स्टेट्स इन इक्वेशन फॉर्म। अब इक्वेशन के फॉर्म में आ गई, वो जो आपका स्लोप है ना ऐसे वाली, डाउनवर्ड। अब उसने एक स्लोप में डाल दिया कि एक जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स है, वो किसका फंक्शन है? प्राइस का, इनकम के। अब इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी के बारे में। जो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं ना, कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, ऐसी वाली चीजें, तो हम सिर्फ प्राइस के रिलेटेड आगे बात करेंगे। ठीक है। और हाँ, कि जो ये रिलेशनशिप है डिमांड, एक प्रोडक्ट की डिमांड का, एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, जो हमने ऊपर डिटर्मिनेंट्स पढ़े, उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना इज डिमांड फंक्शन। ठीक है। अब वो चाहे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं वेरिएबल, चाहे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन ये देखो, डिमांड क्या होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कल मैंने समझाया था कुछ, याद है? ग्राफ, नीचे क्वांटिटी की होती है, ऊपर प्राइस की होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे होता है। तो यहाँ पे डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। एनी अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट एक्सप्रेसिवली लिस्टेड इन द डिमांड फंक्शन आर अज्यूम्ड टू बी इररिलेवेंट और हेल्ड कांस्टेंट। कोई बात नहीं। अ सिंपल डिमांड फंक्शन ऐसे एक्सप्रेस होता है। इसके एग्जांपल जैसे कुछ ऐसा हो गया कि 45 + 2y + 1 1 PR, मतलब तो ऐसे वाला कि क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इज डिटरमिन्ड बाय 45 कांस्टेंट प्लस 2 इनकम प्लस 1 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऐसा कुछ। -2p, इसको कॉमे को हटा देते हैं, तो -2p, ऐसा। ठीक है। ये तो पता चल गया। क्यू एक्स क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड। पी एक्स क्या होता है? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। वाई क्या होता है? इनकम।
PR क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो डिमांड फंक्शन हमें समझ आ गया क्या होता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका इक्वेशन वाला रिलेशनशिप विद इट्स डिटर्मिनेंट्स, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फिर ऐसे तो ऊपर से ही जाएगी ना, अगर मैंने जो अभी बहुत बहुत क्लियर बोली अगर वो भी हम नहीं सुन रहे। आपको सबको समझ आए तो बताओ फिर, कहाँ ध्यान है आपका, समझ नहीं आया। ये तो अच्छा वो है ट्रिक कि जब हम आगे बढ़ने वाले थे मैंने पूछ ली तो अब समझ नहीं आया। अगर मैं आगे बढ़ जाता ये बोल के कि अगर मैं जनरिक पूछ लेता सबको आ गया समझ, चले आगे, फिर मैंने चल देना था आगे, फिर नहीं बोलना था हमने कि नहीं समझ आया। जैसे ही पूछ लिया था बोले बेटे ये फेस टू फेस क्लासेस में ना यही यही तो प्लस पॉइंट है। ये आपको हो सकता है एक बार को लग रहा होगी बात की पकड़ लिया मुझे या जो भी मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ही फेस टू फेस का ये है कि ध्यान रहेगा एक एक पे। तो ऐसे नहीं है, मैं सबसे पूछता हूँ जो भी पूछता हूँ। बताओ फिर क्या नहीं समझ आया इसमें। आपने मैथ रख प्लस वन प्लस टू में मैथ थी कुछ नहीं थी। ये 10th में नहीं आता फंक्शन, हाँ तो 11th 12th में ही आता है फंक्शन, ठीक है। मैथ वाले सर ने भी अभी पढ़ाया तो नहीं होगा, फंक्शन नहीं पढ़ाया। बट मैंने जो फंक्शन बताया क्या उतना सफिशिएंट था वो समझने के लिए। आपने मैथ नहीं रखा हुआ ना, आपको फंक्शन वाली चीज़ समझ आ गई जो मैंने बताई है। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ आपको क्या समझ क्या नहीं आया, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ कि जो भी है, स्टार्टिंग से ही नहीं समझ आया। ओके, हमने पहले वो पढ़ा कि एक पर्टिकुलर गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो किस कौन कौन लोग डिटरमाइन करते हैं उसको। प्राइस ऑफ द गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस इनकम, ये सब चीजें। अब ये जो हमने वो चीज पढ़ी थ्योरी में, उसको अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूँ मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन होती है कि जो एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सॉरी प्राइस ऑफ डेट गुड, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये इन सब चीजों से बनती है, कि इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, ये होता है फंक्शन। अब समझ आया। अगली बार से फिर थोड़ा सामने से पूछना कि ये नहीं समझ आया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद ये लास्ट टाइम ही था समझ लो कि मैंने वो चीज़ ऐसे कर दी कि नहीं समझा, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। अगली बार से या तो आप बोलोगे कि मेरे को नहीं समझ आया बताओ, फिर ठीक है फिर बच गए। या फिर अगर मैं बोल दिया आगे समझ, या नहीं भी पूछा और मैंने बोल दिया कि चले आगे और मैंने फिर पूछ ही लिया कि चलो बताओ इसका क्या है, फिर मैं सीधा पूछूंगा ही, ठीक है। चलो, इस यूनिट में हम सिर्फ प्राइस ऑफ डेट गुड के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये तो प्लस वन प्लस टू में पढ़ा है, बताओ। भूल गए, आप बताओ। लॉ ऑफ डिमांड मतलब वही बात है, मेरे को वो नहीं चाहिए इंग्लिश डेफिनेशन, MCQ पेपर है अपने को तो पता होना चाहिए बस क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड। कोई बात नहीं, आप बताओ। किसी गुड की प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, या अगर प्राइसेस जो है कम हो तो वाइस डिमांड वर्सा, वाइस वर्सा, बढ़ती अदर फैक्टर्स में नहीं, सेट्रस पेरिबस। ये ऐसा लगता है हैरी पॉटर का स्पेल है सेट्रस पेरिबस, है। मेरी याद है इस पैसे की है ना। देख बाय चांस। और क्या होता था, विंगार्डियम लेवियोसा, और क्या होता था, अब्राकडाब्रा। अब्राकडाब्रा भी बोला हैरी पॉटर में नहीं है। अब्राकडाब्रा हैरी पॉटर में ही है। नहीं वो पहले कहीं से उठाया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। अब्राकडाब्रा हैरी पॉटर में है। अरे वैसे है बट मुझे ओरिजिनल लगता है किसी और ने जो उठाया वो उसने हैरी पॉटर से उठाया। भाई हैरी पॉटर फॉरेन की मूवी, वो इंडिया के डायलॉग थोड़ी उठाएंगे भाई। वो अलादीन जो है ना उससे पहले बना था, जो कार्टून वाला है। सर्च पक्की बात कर। है पहले बना था। जेके रॉलिंग्स ने पता है हैरी पॉटर कब के लिखी हुई है, 12 बार तो उसको रिजेक्शन मिल गई थी हैरी पॉटर के लिए, 12 जगह से वो रिजेक्ट हुई थी हैरी हैरी पॉटर के लिए। ये वैसे एक लाइफ लेसन है, ये बहुत बार आपको ऐसी इंटर के SM में जब आएगा ना सब्जेक्ट, SM में सारी थ्योरी है और उसमें ऐसी दुनिया जान की घटिया एग्जांपल्स भरी पड़ी है। उसमें से एक एग्जांपल ये है कि जो जेके रॉलिंग्स है ना, जेके रॉलिंग्स जिसने हैरी पॉटर लिखी है, वो पब्लिशर के पास जहां जहां लेके गई थी ना 12 बार उसको रिजेक्शन मिली थी। और आज देखो वर्ल्ड की सुपर हिट है और उसको बैठ के वो रॉयल्टी खाती है, वो कुछ काम नहीं करती और बैठ के रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी बहुत मस्त चीज़ है भाई, अगर आप कुछ ऐसी ओरिजिनल चीज़ बना लो जो आप किसी बड़े पब्लिशर को बेच दो कि तू अपने चैनल पे चलाई चल और मुझे इसका 10-10% देते रहे, बहुत पैसे आते हैं। उसका भी न्यू सीजन भी आ रहा है। हैरी पॉटर का, वो मतलब कि अच्छा वो उसको नए यूट्यूब चेंज कर दिए ना जो पे बच्चे, हाँ मैंने देखा था, ठीक है।
हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, thus there is an inverse relationship between price and demand. इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इनवर्स रिलेशनशिप मतलब, नहीं नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप वर्ड का क्या मतलब होता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वन अपॉन, दैट इज वेरी अच्छा आंसर, कंसिडरिंग कि मैं थोड़ी थ्योरी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वन अपॉन वाली चीज अच्छी लगी मुझे। ठीक है, सेट्रस पेरिबस क्या होता है? ये तो मैंने अभी बताया भी था पहले स्पेशल बोल के कि सेट्रस पेरिबस क्या होता है। हाँ, अरे हैरी पॉटर तो यार, हैरी पॉटर तो मैं बड़ी वैसे वाली बात बोल रहा था कि सेट्रस पेरिबस ऐसे लगता है कि जैसे हैरी पॉटर का स्पेल लो। सेट्रस पेरिबस का क्या मतलब होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, इसमें हम मानते हैं कि बाकी सब कुछ चीजें कांस्टेंट है, बाकी कुछ नहीं हिल रहा, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं, सिर्फ प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सिर्फ ये हो रहा है। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैं कल पूछूंगा दोबारा से सेट्रस पेरिबस। अब यहाँ पे नया नाम आ गया, एल्फ्रेड मार्शल। इसको याद हम कैसे रखेंगे? किसी तरीके से नहीं, ऐसे ही याद रखेंगे, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि ये बहुत जेन्युइनली बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बहुत ही ऐसे, ये लॉ ऑफ डिमांड बहुत बड़ी चीज़ है जो दी थी। तो ये तो बड़ा वैसे वाली चीज़ है कि जैसे एडम स्मिथ याद रखना, वो तो एडम स्मिथ इसलिए याद रखेगा क्योंकि पहले ही नाम था, ए से नाम स्टार्ट होते हैं, ए से पहले ही नाम उसका था। अब प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, मार्शल जी, मार्शल के क्या आते हैं? स्पीकर। मार्शल के स्पीकर में आप मेरी क्लास सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, कुछ तो इसका बढ़िया बनाते हैं। अच्छा नहीं। मैं वही बना रहा हूँ, मैं कुछ तो बढ़िया बनाते हैं, तो मैंने भी ऐसे बोल दिया, तो मैंने बहुत खड़े पैर वैसी वाला बना दिया। अल्फ्रेड, स्टेप तो ठीक था। मैं भी वही सोच रहा था कि मार्शल के स्पीकर हैं, मार्शल के स्पीकर का प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ये फिर भी ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड मार्शल के स्पीकर पे लगता है। तो मार्शल के, अगली बार से हम लॉ ऑफ डिमांड जब भी पढ़ेंगे बोलेंगे तो मार्शल के स्पीकर याद रखेंगे कि मार्शल के स्पीकर का प्राइस गिरेगा। मार्शल, पता है कंपनी, मार्शल के स्पीकर्स आते हैं, मार्शल के स्पीकर्स आते हैं, बहुत महंगे होते हैं, जनरली बहुत महंगे होते हैं। अगर उसका प्राइस गिर गया तो डिमांड बढ़, क्या हो गया? आपके मन में कुछ तो था अभी, बोल दो बोल दो। पक्का? फिर ठीक है। तो मार्शल के स्पीकर क्या बोलते हैं कि अगर आपको एक चीज ज्यादा बेचनी है तो उसका प्राइस बहुत छोटा रखना पड़ेगा, ताकि जो लोगों की परचेजिंग पावर है उसके बीच में वो चीज आ सके। लेकिन मार्शल के खुद के स्पीकर इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। हम जब भी लेने जाते हैं JBL और मार्शल के रेट देखते हैं, फिर बोट खरीद के वापस आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सर डिमांड शेड्यूल। कुछ नहीं है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है जिसको आप बड़ा ऐसे याद रखो, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, वैसे वाला कुछ नहीं। लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी वैसे वाली चीज़ है कि याद रखनी है ऐसे ऐसा। डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है कि अगर हम, वही बात है जो हम एग्जांपल नहीं लेते बेसिकली, कि अगर एक एक प्राइस है, देखो एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, ABCD, आगे क्या आएगा? आप बोलते कम हो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, क्या हो गया? भाई यार तू रोस्ट करते टाइम चुप हो जा, चुप होया कर, उल्टा रोस्ट करते टाइम थोड़ा कम बोला कर। 2-3 बार कर चुका तू मेरे को, ये तो बताइए। अच्छा, ये भी पता होगा फिर तेरे को, देख 0, 20, 40, 60, 80, अब क्या आएगा? बेटे क्लास तो मेरे हाथ में है, ऐसे कहीं सोचे तू। Price of chocolate bar can be zero. हाँ, Why? थ्योरी, थ्योरी में सब चलता है। ये अभी सिर्फ बहुत जेनरिक थ्योरी है, अभी सिर्फ मेरे को वो बनाना है, एक्चुअल में जो डिमांड का आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये ना आपने थोड़ा एक कदम मेरे आगे वाला बोल दिया जो मुझे आगे बाद में बोलना था, आपने थोड़ा मेरे को पहले ही कैच कर लिया। क्योंकि मैं बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड का कर्व जो होता है जब भी नीचे जाता है नीचे टच तो नहीं करता, टच नहीं हाँ। करता और और यही मेरे को समझाना था जो आपने मेरा भांडा फोड़ दिया, बट अब कोई बात नहीं, अब पहले ही बता दिया तो मैं बोल देता हूँ कि जब हम एग्जांपल लेते हैं ना, तो हम जब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ये बनाएंगे इस टेबल के हिसाब से, पहले एक बार मैं टेबल भर देता हूँ। क्वांटिटी वैसे कर लेते हैं कि अगर 100 रुपए की चॉकलेट है तो मुझे सिर्फ एक चाहिए, नहीं 0 ही चाहिए,
दोनों दोनों एक्सेस को टच कर देते हैं ना। फिर 80 रुपये प्राइस होगा तो एक चाहिए, 60 हो गया तो दो चाहिए, 3 4 10 फ्री में हो गया। मेरी क्लास है भाई। ठीक है, अब इसको अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, एक्सेस टच करें इंटरसेप्ट। और कैसा बनेगा, अच्छा जल्दी बताओ, एक्सेस टच करेंगी दोनों, क्यों, किधर वाली साइड जीरो लिखने करके टच हो रही है, जो इधर जीरो लिखा उसके करके टच हो रही है, और एक वो जीरो उसके करके टच हो रही है। अच्छा, नहीं नहीं दोनों करके हो रही हैं, सही आंसर था, कॉन्फिडेंट रहे भाई, कोई बात नहीं। फिर मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलो आपसे पूछता हूँ एक बार पहले। वाई एक्सेस को कौन से जीरो करके टच कर रही है, ये नहीं चलेगा। अच्छा चलो बताओ, क्वांटिटी वाली एक्स, क्वांटिटी कौन सी एक्सेस पे होती है, एक्स पे होती है, ठीक है ये लो। और एक्स एक्सेस को कौन से टच कर रही है, किस मतलब कौन से करके, कौन से जीरो करके एक्स एक्सेस को टच कर रही है वो, इधर वाले को। सबको क्लियर है इसका मतलब, तो फिर मैं सीधा बस बना दूं, कोई वैसे वाली उसमें तो ना जाऊं कि नहीं नहीं मेरे को यहाँ पे जीरो ये वो सब लिख के दिखाना पड़ेगा। मैं सीधा एक ऐसे बना दूं आराम से, ऐसे वाला, समझ आ गया है सबको। अब मैं आपके वाली बात पे चलता हूँ कि ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड, जो बताता है कि हम सिर्फ अभी सिर्फ इतना पढ़ रहे थे कि अगर एक चीज का प्राइस 100 रुपये है तो हो सकता है वो कोई नहीं खरीद रहा। ये चीज जरूर पॉसिबल है, ये वाला जरूर पॉसिबल है, नीचे की साइड टच नहीं करेगा, लेकिन मैंने उल्टा बोल दिया लगता है। प्राइस, हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाई एक्सेस पे टच कर रहा है ना, हाँ ठीक है, हाँ सही है सही। अगर प्राइस 100 है, ऐसी कोई चीज है ना कि अगर आप मान लो एक, जैसे वही बात आ जाती है कि आप डेयरी मिल्क ये वो तो खरीद लेते हो, लेकिन फ्रेरो रोशर्स थोड़ा, वो तो बहुत ही वाली रेयर वाली चीज हो जाती है। लेकिन नॉर्मल तो ये होता है कि चल यार 10 की किटकैट, 5 का मंच, ये ऐसे ऐसे चीजें खा लो, 280 रुपये के फ्रेरो रोशर्स कौन खरीदे, तो वो वाली चीज है कि अगर कोई चीज का प्राइस ज्यादा ही हाई है तो कुछ नहीं खरीदेंगे हम। थोड़ा अगर 280 वाले का बाई चांस ऑफर आ गई, 200 रुपये का मिल रहा है, चांस है कि एक डब्बा ले ही लेते हैं, 200 की बजाय 100 का मिल रहा है, जितने में आप सिल्क खरीदने वाले हो, और ज्यादा खरीदूंगा, और कम और ज्यादा खरीदूंगा, और कम और ज्यादा, अरे मुफ्त में मिल रहा है, 5 डब्बे खरीदो। लेकिन अब वही बात आपके वाली, मुफ्त में कभी मिलने वाला है क्या। इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्राइस जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि सप्लाई वाली साइड भी तो है। अगर ये चीज की प्राइस जीरो हो जाएगा ना तो उसकी सप्लाई भी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसे डिमांड कब ऊपर से स्टार्ट होता है, वैसे जो सप्लाई कब है वो भी तो यहाँ से स्टार्ट होता है। कि अगर एक चीज की प्राइस ही जीरो है तो उस पर सप्लाई कोई नहीं कर रहा, तो अगर कोई कर ही ना सप्लाई, तो डिमांड चाहे 5 छोड़ो 10,000 आ जाए, क्योंकि फ्री पे तो 10,000 लोग आ जाएंगे, हम भी दे दो तो नहीं मिलने वाला। तो इसका मेरा लॉजिक क्या था, कि देखो, जो फर्स्ट वाला है प्राइस 100 एंड क्वांटिटी जीरो, ये यहाँ पे आ गया आपका, ये समझ आ रहा है, प्राइस 100 है तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या है यहाँ पे जीरो, ठीक है। फिर प्राइस थोड़ा कम हुआ तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई, प्राइस थोड़ा और कम होगा तो क्वांटिटी और बढ़ गई, प्राइस थोड़ा और कम होगा क्वांटिटी और बढ़ गई। लेकिन ये केस क्या पॉसिबल है क्या, कि क्वांटिटी अंधी लोग मांग रहे हैं और डिमांड सॉरी प्राइस जीरो है, ये केस नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक सा एक डायग्राम है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, अनरियलिस्टिक डायग्राम। ये ऑफिशियल नहीं है, कहीं आप पेपर वेपर में तो कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपके उसके लिए लिख रहा हूँ कि इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, ऐसा नहीं होने वाला कभी। नेगेटिव और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो हमारी है ये डिमांड कर्व, ये क्या इंडिकेट करती है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है जब प्राइस फॉल करता है। ये पता क्लियर हो गया सबको, बहुत वैसे ही पता है। कंज्यूमर्स आर यूजुअली रेडी टू बाय मोर इफ प्राइस इज लोअर, briefly put more of a good will be purchased at lower prices,
Downward sloping demand curve is in accordance with the law of demand which describes an inverse price demand relationship. इसमें कहीं कुछ ना समझ आए हो, समझा देता हूँ कि ये जो हमने नेगेटिव डिमांड कर्व पढ़ा ना, ये क्या शो क्या करता है, पॉइंट ये है कि ये शो क्या करता है, ये शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस गिरता है ना, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी इधर वाली साइड को बढ़ रही है ना, नीचे जीरो है, ऐसे मैं लिख ही देता हूँ छोटा सा, मेरी राइटिंग देख के आप कहीं इंप्रेस मत हो जाना, मैं इसलिए नहीं दिख रहा था। 0 20 नहीं, क्या था यहाँ पे क्वांटिटी कितनी, 1 2 3 4 5 थी ना, 1 2 3 4, देखो वैसे तो मेरा 5 आगे चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं था, मैं कॉपी पे नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं। फिर इसके लिए मेरे को दिमाग क्या चलना चाहिए था, मुझे यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना चाहिए था कि 100 80 60 40 20। अब कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ कि जैसे जैसे हमारा क्या होने लग गया, जैसे जैसे 100 से गया वो 80, पहले 100 जब प्राइस था तो हमारी डिमांड क्या थी, 0, जैसे जैसे वो गया, जैसे जैसे हो गया 80, वैसे वैसे डिमांड बढ़ गई, 1 हो गया, थोड़ा आगे वाला लेते हैं, 40 पे क्या था, मेरे पास स्केल नहीं था, तो तुम समझ रहे हो ना मेरा वो जो भी है, हाँ। कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं अब ठीक ही कर देता हूँ जब कर ही रहा हूँ तो। इट्स मैजिक, कुछ समझ आया, जैसे जैसे मेरा क्या हुआ, प्राइस गिरा, 80 था तो मैं सिर्फ एक गुड़ खरीद रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस गिरा मेरी क्वांटिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि अगर मैं ब्रीफली बताऊं, ब्रीफली होता थोड़ा समराइज करके बताऊं ऊपर ऊपर से, कि ज्यादा गुड़ तभी खरीदेंगे अगर प्राइस थोड़े लोअर हो जाएंगे। अब थोड़ा समझ आया कुछ। डाउनवर्ड डिमांड कर्व क्या बताता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ डिमांड व्हिच डिस्क्राइब्स एन इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स वही चीज पहले बताया था, 1 अपॉन, भूल गए अपने ही, मैं तो उल्टा वही दोबारा सुनना चाहता कि 1 अपॉन की उल्टा है, उल्टा सिंपल अगर बताऊं, इनवर्स मतलब होता है उल्टा, और कुछ नहीं है, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो उल्टा रिलेशनशिप है, वो ये बताना चाहता है कि उल्टा रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ती है, ऐसे उल्टा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल पे, कि ये तो हमने एक इंडिविजुअल का पढ़ लिया, अब हम थोड़ा वैसे ले लेते हैं, उर्दू लिखी हुई है। तो हमेशा क्या इंस्पिरेशन लेनी है कि अगर ये आदमी ऐसी हैंड राइटिंग के साथ सीए बन सकता है, पहली बात तो एमसीक्यू पेपर है, पर बाकी पेपर भी तो है, मैंने बाकी भी तो दिए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी से हो सकता है तो फिर तो हम तो हैं ही बेस्ट। आपकी हैंड राइटिंग इससे अच्छी है, थोड़ा दिल रखने के लिए बोल देता कि नहीं सर ऐसी ही है, कोई बात नहीं, होता है, लड़कों की ऐसी ही होती है, लड़कियों की बेटर होती है, जानबूझ के बोला है। अरे यार, मैं जानबूझ के पूछता हूँ क्या, किसकी, मेरी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, हद होगी, मैं क्यों सोचूंगा भाई, ये मजाक से हटके ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो तुम बाई चांस ही ऐसी बात कर देते हो कि आगे हो जाता तो मैं ऑफेंस नहीं लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इतना इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देता मैं कि अपनी इंपॉर्टेंस गिरा के दूसरे को इंपॉर्टेंस, इतना कुछ नहीं है भाई। ए ए बी सी डी ई, एफ कहाँ है, एफ नहीं है, यही है।
यहाँ पे अब देखो कैसा बनेगा, ये वाला तो समझ आ रहा है, वही सेम वाला बनेगा। कहीं ना कहीं ये वाला भी इसके साथ ही बनेगा, लेकिन थोड़ा अलग बनेगा, अपन बना ही लेते हैं। हम्म, हम्म, ये बन गया किसका, ए का। उसका है स्टार्टिंग में 2 पे 0 ही है, फिर 1 2 3। तो यहाँ पे देखो ऐसे समझ लो इसको, ये वाला समझ आ गया, आ गया को आ गया कि जब मेरा प्राइस क्या था, जब मेरा प्राइस 80 था, जब मेरा प्राइस 60 था, दोनों पे मेरी डिमांड 0 ही थी। लेकिन जैसे ही वो 40 हुआ तब बढ़ गई, जैसे वो 20 हुआ तब बढ़ गई, और आगे कितने पे 0 हुई। 0 पे मैं 4 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 पे 4 क्वांटिटी आती हैं। समझ गए, ए का भी समझ आ गया। मैं यहाँ पे एक बार लिख दूँ फिर, डिमांड कर्व ऑफ ए, मार्केट। अब हम ले लेते हैं मार्केट का डिमांड कर्व। मार्केट का डिमांड कर्व क्या था, इनका टोटल। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब अगर पूरी मार्केट के ही कंज्यूमर्स को ले लें, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखे हैं, लेकिन मार्केट डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है कि ऐसे ऐसे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ए और बी जैसे और भी होंगे, सी डी ई एफ जी जितने भी हैं, सबकी डिमांड का टोटल ले लो कि उस प्राइस पे तुम कितनी ले सकते हो। सबका टोटल ले लिया मैंने, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 2 5, 4 + 3 7। देख रहे हो ना। हाँ। अब यहाँ पे हम इसका अगर ग्राफ बनाएं, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार। 0 से पहले सिर्फ 1 हुआ, एक बढ़ी है, उसके बाद 2 2 बढ़ी है, तो इसका डिमांड कर्व थोड़ा ऐसा बनेगा। बताना अगर समझ आता है तो। इसको पहले ऐसे बना देता हूँ। थोड़ा समझ आया कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में जो प्राइस है वो प्रपोर्शनेटली ज़्यादा गिरा है, जितनी सी मेरी डिमांड बढ़ी उससे ज़्यादा। तो अगर ऐसा होगा तो मेरा कर्व और ऐसा होगा, क्योंकि मेरा प्राइस जो है वो ज़्यादा गिर रहा है तो भी मेरी डिमांड बहुत कम बढ़ी है। एक बात समझो, ऐसे समझता हूँ। एक बार ऐसे बना, वैसे तो हम आगे पूरा ना वो आगे आगे ना भर भर के वो आने वाले हैं कर्व्स आगे, यहाँ पे भर भर से आगे कर्व्स आने वाले हैं। कर्व्स तो वैसे आपके साथ ही बनाने के लिए रखे हुए हैं मैंने जानबूझ के, ठीक है। क्योंकि ना अगर मैं पहले ही बना के रख लूँ ना, तो वो चीज़ बड़ी ऐसी हो जाती है कि बना हुआ दिख रहा है। वैसे वैसे साथ में बनाता हूँ ना तो ज़्यादा बेटर समझ आता है। और प्लस आपको जो बुक्स मिलेंगी उसमें बनाओगे आप अभी, लेकिन जो मैं साथ में बना रहा हूँ ये हो सकता है मैं एज इट इज़ दे दूँ, लेकिन जो आगे मैं दूंगा उसमें मैं खाली छोड़ूंगा, आप खुद बनाओगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इससे ऐसे पूछता हूँ, मान लो ये ऐसे एक डिमांड कब है ये, और एक डिमांड कब है ये, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फ़र्क बस एक स्टीप है, एक बहुत बढ़िया। काफ़ी ऐसे वर्ड आगे हम यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर ज़्यादा नीचे को है मूव, उसका मतलब ये है कि प्राइस अगर अच्छा खासा भी गिर गया ना तो भी डिमांड बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। और एक में क्या, प्राइस बहुत हल्का सा भी गिरा तो भी डिमांड काफ़ी आगे तक जा रही है, काफ़ी आगे तक।
काफी आगे तक, मतलब डिमांड हल्का सा प्राइस गिरने पे भी बहुत आगे जा रही है, मतलब हल्का सा प्राइस गिरने पे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। समझ आ गया? अब ये मैंने एग्जांपल क्यों दिए, ये बताने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस गिरा अगर 20, तो डिमांड सिर्फ एक से बढ़ी, लेकिन आगे जब 20 गिरा तो डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, तो इसलिए पहले बना हल्का सा स्टीप, फिर बना फ्लैट। अब समझ आ गया समझ कुछ जो मैंने बताया, जो ये वाला है। हाँ ओके, मैंने अभी जैसे बताया, आप तीनों को हो गया, मैंने अभी बताया ये कि एक डिमांड का भाई ये, अगर वो ऐसे है, ज़्यादा नैरो है, ज़्यादा सॉरी स्टीप है, तो इसका क्या मतलब होता है कि प्राइस अगर ज़्यादा भी गिर जाए ना तो भी डिमांड सिर्फ हल्की सी बढ़ रही है। अब ये डिमांड कब कैसे बनते हैं, कोई पर्टिकुलर गुड ऐसी ही होगी कि जिसकी अगर प्राइस अच्छा खासा भी गिर जाए तो भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, ऐसी गुड्स होती हैं। कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं जिसका प्राइस बहुत हल्का सा भी गिर जाए तो वही डिमांड अच्छी खासी बढ़ने वाली है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो बनाया था कि मेरा यहाँ पे प्राइस देखो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, 20 गिर रहा है, लेकिन पहला 20 गिरने पे सिर्फ थोड़ी सी डिमांड बढ़ी, थोड़ी सी डिमांड हाँ बढ़ी, पहला प्राइस गिरने पे सिर्फ थोड़ी सी डिमांड बढ़ी, लेकिन जब उसके बाद प्राइसेस गिरे, उसके बाद जब प्राइसेस गिरे तो डिमांड दो दो से बढ़ने लगी, पहले सिर्फ एक बढ़ी। तो इसलिए जो मेरा स्टार्टिंग वाला जो पहला पॉइंट था वो थोड़ा स्टीप आया, क्योंकि मेरा प्राइस ज्यादा गिरने पे भी डिमांड थोड़ी कम ही बढ़ी है, लेकिन जब उसके बाद हुआ, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मेरी डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है। 1 के कंपेरेटिवली 2 बनाया मैंने, 1 के कंपेरेटिवली 2 बनाया, समझ आ गया? यहाँ ऐसे जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तब हम उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में देखते हैं, तो फिर ये उसके रिलेशन में नहीं है, यहाँ पे तो दो गुड्स की डिमांड हो नहीं पर वो सेम ना सेम गुड ही है, सेम गुड ही है, लेकिन हो सकता है बी को 60 रुपए पे भी नहीं चाहिए, वो ए को हो सकता है 60 पे एक चाहिए, यहाँ पे फर्क पड़ा है ना। अब यहाँ पे अगर मैं सी भी ऐड कर देता ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी बना सकता था कि सी को भी मान लो 0 0 और यहाँ पे भी 0, सी के केस में, समझ गए? और यहाँ पे से 1 स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे एक बार टोटल देखो, 0 फिर 1 फिर 3 फिर 6, तो 0 से सिर्फ 1 बढ़ा पहले, फिर सीधा 3, फिर मतलब 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़े। तो जैसे जैसे लोग ऐड हो जाते हैं वो स्टीप, पहले स्टीप आएगा स्टार्टिंग में और ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बनाए ये। एक ही गुड की डिमांड है, लेकिन ए को 80 रुपए पे 0, 80 रुपए पे दोनों को नहीं चाहिए, 60 रुपए पे ए ले बोलता है मैं ले लूंगा, बी कहता मुझे अभी भी नहीं चाहिए, फॉर वट एवर रीजन, इनकम जो भी है, प्रेफरेंस जो भी है। लेकिन 40 जैसी रेट हुआ, ए कहता अब तो मैं दो ले लूंगा, और बी कहता है मैं एक ही लूंगा, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे लोग और ऐड करते जाऊँ बाय सी बाय डी बाय ई, तो ऐसे ऐसे अगर मैं करता रहूँ कि सबको 0 0 चाहिए, लेकिन हो सकता है एंड में कोई एफ निकला जो 80 पे ही जिसको एक चाहिए, तो डिमांड कर्व ही आपका यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ आ गया लॉजिक? सबके इंडिविजुअल डिमांड कब स्टार्ट हो रहे होंगे, यहाँ से, सिर्फ एफ का स्टार्ट हो रहा होगा यहाँ से, और मार्केट का भी स्टार्ट हो रहा होगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि एफ के करके स्टार्टिंग में ही 1 आ गया। लॉजिक समझ आ गया मैंने क्या बोला अभी? किसी को कोई डाउट तो नहीं? फिर ठीक है। In addition to the demand schedule and the demand curve, the buyer's demand for a goods can also be अच्छा ये पहले हमने इसका राइटअप पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा ना, ये रहता है। द मार्केट डिमांड, मैं भी सोचो मार्केट डिमांड शेड्यूल तो पढ़ी नहीं हमने। द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी गिव्स द ऑल्टरनेटिव अमाउंट ऑफ कमोडिटी डिमांडेड पर टाइम पीरियड। एक तो पर टाइम पीरियड हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो, एंड यहाँ पे ऑफ अ कमोडिटी की बात हो रही है, एक ही कमोडिटी, दो अलग अलग गुड्स की बात नहीं हो रही। पर टाइम, वो मैंने पहले जो बात बोली थी ना कि किसी का स्टीप होता है किसी का नैरो, वो मैं गुड्स की वैसे बात कर रहा था कि कुछ गुड्स का स्टीप हो सकता है कि स्टीप ही रहता है, कि उस गुड्स का जितना मर्जी प्राइस गिरा लो डिमांड थोड़ी सी बढ़ने वाली है। ठीक है, और कुछ गुड्स का ऐसा है जो, अब इसके एग्जांपल ज्यादातर क्या होती है कि गुड्स, कोई अगर गुड्स बहुत डेली यूज होती है ना, उसका प्राइस अगर गिरेगा तो उसकी डिमांड बहुत ऐसे फ्लैट होगी, मतलब बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। अगर कोई मान लो लक्स बहुत लोग यूज करते हैं, अगर उसका 20 रुपए भी प्राइस गिर गया, मान लो 30 का है, जो सॉरी 50 का है, 30 का हो गया तो बहुत लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी गुड्स है जो बहुत रेयरली यूज होती हैं, बहुत ओकेजनली यूज होती हैं, जैसे लैपटॉप के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, टीवी के गिरते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्कीम आती रहती है, कितना कम एकदम से भाग के फटाफट लेने चले जाते हैं, वैसे वाली चाहिए। कुछ लोगों की, कुछ गुड्स की डिमांड वैसे वाली होती है कि अगर प्राइस वो भी हो रहा है ना तो भी वो डिमांड उतनी नहीं बढ़ती।
यस, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कहीं कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? पूछूं फिर मैं कुछ? ऐसी डिमांड कब भी हो सकती है कि किसी की? हो सकती है। ऐसी डिमांड कब भी हो सकती है किसी की? हम आगे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें ये सब कुछ आएगा, इन इलास्टिक एंड इन्फिनिटली इलास्टिक या परफेक्ट इन इलास्टिक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा आगे के पूछ लिया मैंने, कोई बात नहीं। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है कि ऑल्टरनेटिव अमाउंट ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड पर टाइम पीरियड एट वेरियस ऑल्टरनेटिव प्राइजेस बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। एग्जाम्पल में ऑफकोर्स ए और बी लिए, हमने तो सबका टोटल लगाया मार्केट डिमांड शेड्यूल। इन अदर वर्ड इट इज द टोटल क्वांटिटी that all the buyers of that commodity are willing to buy per unit of time at a given price। per unit of time ये पता ना क्यों है? क्योंकि quantity demanded is a, ठीक है, at a given price, other things remaining constant। फिर हमने बना लिया the market demand for a commodity thus depends on all the factors that determine the individual's demand and in addition on the number of buyers in the market। अगर किसी चीज के नंबर ऑफ बायर्स ही बहुत कम है, जैसे रॉयल्स रॉयल्स ही हो गया, तो उसका फिर सिर्फ उन लोगों की प्रेफरेंस पे फर्क पड़ता है कि वो तो फिर ज्यादा ही अमीर लोग होते हैं, तो वो तो 1 करोड़ पे भी खरीदेंगे और 1 करोड़ 5 लाख पे भी खरीदेंगे। हमारे लिए 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, उनके लिए 1 करोड़ 5 लाख ऐसे हो कि यार थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया था, कोई बात नहीं, 5 रुपए, हाँ, कि मेरे तो 1 करोड़ पे 5 रुपए और लग गए, ऐसे वाली चीज। ठीक है। In addition to the demand schedule and demand curve, the buyer's demand for a good can also be expressed algebraically using a demand equation। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो डिमांड स्लोप है ना, ये वाली जो डिमांड कर्व है, जो स्लोप, पहले हमने वो जो इक्वेशन पढ़ी थी डिमांड फंक्शन, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ हमने फंक्शन बताया था कि जो क्वांटिटी है ना वो किस किस का फंक्शन है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम डिमांड स्लोप का कर्व पढ़ रहे हैं, कर्व using a demand equation। The demand equation relate to the price of goods denoted by P to the quantity demanded denoted by Q। मैंने ऊपर बताया था कि डिमांड फंक्शन में क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिमांड का वो रहता है, इफेक्ट रहता है, प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड। फिर मैंने क्या बताया था, इस यूनिट में हम आगे अब सिर्फ प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राइस से उस डिमांड का क्या फर्क रिलेशन है, क्या फर्क पड़ता है, क्या होती है इलास्टिक, क्या इलास्टिक, सिर्फ प्राइस की बात। ठीक है, तो उसको इक्वेशन, आंटी बाचो बाचो बाचो, हाँ जी क्लास चलती, अंकुश बैठा नहीं बाहर, कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया हुआ है, हम आपको क्लास में सिर्फ रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे फेस करते हैं, एकदम हंसते हुए, कुछ नहीं होता तो क्या हो गया, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। चलो, मैं क्या बता रहा था, द डिमांड इक्वेशन रिलेट्स टू द प्राइस ऑफ गुड डिनोटेड बाय पी टू द क्वांटिटी ऑफ गुड डिनोटेड बाय क्यू। तो ये होता है डिमांड का, डिमांड आपका स्लोप, क्यू इक्वल टू ए माइनस बी पे। ये तो आपने तो मैथ्स में पढ़ा होगा, डिमांड जो स्लोप होती है वो हमेशा ये होती है, एक कांस्टेंट प्लस एक स्लोप की इक्वेशन, साथ में वो वेरिएबल है ना, बीपी, बी इज स्लोप, पी इज प्राइस ऑफ गुड्स, ए इज कांस्टेंट और क्यू इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। एक जो भी एक लाइन होती है ना, जो भी एक लाइन, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लाइन जो है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड हमारा मेन डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसकी जो स्लोप बनी है, जो पूरा डिमांड कर्व बना है, उसको हम एल्जेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए माइनस बी। जो ए होता है वो होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, जीरो, उस पे जीरो प्राइस पे मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है, जीरो प्राइस पे मैक्सिमम डिमांड, दिस इज योर कांस्टेंट। फिर आता है माइनस साइन, माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन क्यों आ रहा है, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली यही लॉजिक है, क्योंकि जो स्लोप है, जो आगे हम b मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये b नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है हमारी, अगर स्लोप पॉजिटिव होती तो प्लस लिखते, स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस बी हो रहा है, जो वो स्लोप के करके हो रहा है, और फिर हमारा आ जाता है प्राइस। ठीक है,
समझ आ गया? जैसे एग्जांपल ऑब्वियसली अगर लिखा हुआ था फॉर अ डिमांड फंक्शन Q इक्वल टू 100 माइनस 2P, तो इसका मतलब अगर प्राइस 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 100, और -2 क्या उसकी स्लोप, और फिर P इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स। समझ आया कुछ? ये क्या हुआ, ये हुआ है कि जहां जहां पे एक स्लोप होती है ना, स्लोप, स्लोप समझते हो, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, उस स्लोप को एक मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन होती है, दैट इज दिस। कोई भी यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट प्लस या माइनस एज पर डिमांड की स्लोप ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, डिमांड की माइनस होती है ना, तो यहाँ पे माइनस बीपी, बी इज इक्वल टू स्लोप एंड पी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। और हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ अब एक ही कैरी करके चल रहे हैं आगे, प्राइस। समझ आ गया? अब आपको समझ आ गया? एक है वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड बी इज द स्लोप। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये इतना सही था जो एल्जेब्रिकली जो डिमांड। सबसे बेस्ट बात क्या है, आपको भी बोलना है साथ में, वेलकम टू आवर क्लास, जहाँ पे हमने कुछ क्लीशेज रखे हुए हैं कि वो आपको काइंड ऑफ फॉलो करना है। जैसे कि वो फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी किसने दिया था? जोल्डीन। अब बुआ का लड़का साथ में रहता है, यहीं पे रहता है जोल्डीन। कुछ कुछ चीज़ें ना मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, आप वो वाली क्लास आपको शायद मिलेगी नहीं वहाँ पे। उसमें क्या बताया था मैंने कि इकोनॉमिक्स का पेपर 100 में से काइंड ऑफ 75-80 मार्क्स का आएगा लॉजिकल, कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। 20 मार्क्स का कहीं ना कहीं, 20 में से इनफैक्ट 15 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा वैसे वाली थ्योरी, जो ये वाली, कि भाई आपको इकोनॉमिक्स के नाम याद हैं, या कहीं ना कहीं आपको, आपने कोई जो रट्टा मारो है वो रट्टे वाले एमसीक्यू। और 10 मार्क्स के या 5-8 मार्क्स के राउंड लगा लो, 5 to 8 मार्क्स कैसे आएगा, जो पता ही नहीं कहाँ से है क्या है ये। वैसे वाले क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि अगर वैसे वाले नहीं होंगे तो हर किसी की ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही वैसे वाली भी रखती है कि भाई जिन्होंने ज़्यादा ही मॉड्यूल पूरा चाटा है पकड़ गए, उनको कुछ मार्क्स तो अलग से मिलते हैं, या जिन्होंने कुछ ज़्यादा इकोनॉमिक्स अलग से ही कहीं पढ़ ली, खुद भी जाके घर पे चैट जीपीटी करा एक एक टॉपिक, या खुद भी रिसर्च करी वो वाले जिस लेवल को, तो कुछ उनके लिए भी मार्क्स रखे होते हैं कि 5 मार्क्स के राउंड तो उनको मिलेगी, नहीं तो फिर ऐसे तो हर किसी के 100 आ सकते हैं। तो ऐसे होगा। तो इस मेरा पॉइंट क्या है कि 75 मार्क्स के लिए तो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा कंसेप्ट देके, जैसे अभी जो मैंने सारा बताया, स्लोप क्या होती है, क्वांटिटी नीचे क्यों होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो लॉजिक के साथ बताया। जो हमने वो पूरा भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें मैंने कोई याद कराया कुछ, रटवाया क्या कुछ ऐसे धक्के से बोल के? नहीं, क्योंकि उसमें सारा लॉजिक था कि अगर प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, कॉमन सेंस वाली चीज़, ऐसा ऐसा। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे वाले एमसीक्यूज आएंगे कि भाई ये तो रटने पड़ेंगे, फिर वहाँ पे हम कुछ भी बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड किस पे लगता है? मार्शल के स्पीकर्स पे, ऐसा। क्योंकि वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा ना, पता कैसे आएगा, द लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय, 4 इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे होंगे, क्या कर लोगे वहां पे कंसेप्ट का, लॉजिक का? कुछ नहीं कर पाओगे। वहां पे यही काम आएंगी चीजें कि अरे यार मार्शल के स्पीकर, चल नंबर मिल गया 1 मार्क्स वहीं पे, ऐसे पता चलता है फिर वो चीजें। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द रैशनल क्या होता है कि इसके पीछे का तर्क क्या है, कि अगर लॉ ऑफ डिमांड ये चीज बोलता है कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, तो इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, दिस इज रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे एक एक चीज बताएगा कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, फिर सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट क्या होता है, यूटिलाइजेशन ये भी क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पे मैं आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ा बताऊंगा साथ साथ में कि हम ये किस एंगल से पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि ये सब चीजों के चेंज होने से एक पर्टिकुलर डिमांड में फर्क पड़ता है। अब हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पे ही हैं, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे ही हैं। अब हम सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप पे बैठे हैं, लेकिन अब हम साथ में वो पढ़ेंगे, जैसे अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का जो मीनिंग है, वहां पे क्या होता था कि अगर मेरे सब्सटीट्यूट का प्राइस चेंज हो गया तो मेरी डिमांड से क्या, मेरी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, मेरा ही प्राइस चेंज हो गया
तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मान लो टी का ही प्राइस गिर गया, मान लो कॉफी और टी का ये प्राइस था, लोग दोनों दोनों ले रहे थे, लेकिन अगर टी का प्राइस गिर गया तो अब इसकी डिमांड बढ़ गई ना, तो यहाँ पे टी का प्राइस गिरने पे टी की डिमांड बढ़ा रहा है वो। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यही बोलता है कि प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ती है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीधा पहले यही स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है? चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स रिलेटिव प्राइस चेंजेस, रिलेटिव प्राइस चेंजेस, कि चाय भी 10 रुपए की, कॉफी भी 10 रुपए की, लेकिन अब चाय 8 रुपए की मिलती है, तो रिलेटिव प्राइस मेरा चेंज हो गया। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द प्राइस रेशियो बिटवीन द आइटम्स चेंज, कि पहले 10-10 पे रेशियो क्या थी? इक्वल, अब 8-10 हो चुकी है रेशियो, तो रेशियो चेंज हो चुकी है, एंड इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। ओए होए होए, ये मेन चीज है ना, रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज। समझ आया ये मैंने क्या बोला? अभी हम अभी जो पढ़ रहे हैं, हम लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल पढ़ रहे हैं, कि ऐसे समझ लो लॉ ऑफ डिमांड है क्या? ये जो बोल्ड में लिखा हुआ, व्हाई डू डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स, नीचे को क्यों जा रहा है ये? ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिर रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? नीचे को क्यों जा रहा है? वो पढ़ रहे हैं हम। वो इसलिए जाता है क्योंकि अगर मेरा प्राइस मेरी सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपेरेटिवली चीपर हो गया तो लोग मुझे खरीदेंगे। अब समझ आया रैशनल हम क्या पढ़ रहे हैं? फिर इनकम इफेक्ट, कि अगर आपके पास थे, यार फर्स्ट क्लास में कितने थे? 1000 रुपए। आपको बनाए दोबारा से? बना लेते, चलो। ये कौन है? दिशा। दिशा, इसके पास कितने? 1000 रुपए। और दिशा को क्या पसंद है शॉपिंग में? सोचो सोचो। कपड़े। दिशा को पसंद है लेट्स से टॉप्स। दिशा पहले 1000 रुपए के टॉप्स खरीदने हैं दिशा ने भाई, और दिशा को पसंद है लेट्स से कोई कंपनी, कोई स्पेसिफिक ब्रांड, कुछ भी हाइपोथेटिकली चल रहा है, नहीं कुछ टॉप्स, ये टॉप्स पसंद है। दोबारा बनाते हैं, टॉप्स गलत बन गया। पहले उसका गला बना, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मेरी सिर्फ राइटिंग खराब नहीं है, हमने कलर भी खराब नहीं भी खराब है। पहले उसका गला बना, फिर इसे नहीं नहीं, हो गया होगा। वही यार, ये सब ओके। कोई बात नहीं, लेफ्ट बाजू थोड़ी सी ऐसे कर लेंगे। है ना, एक साइड थोड़ा ऑफ शोल्डर हो जाएगा, नहीं वो कट शोल्डर होता जो भी होता है ऐसा कुछ। मेरा मेन कंसर्न क्या है कि ये टॉप कितने का था? 200 रुपए का। अरे हाँ, वही तो, अभी तो एग्जांपल भी तो सोचो ना मेरे को, वो भी तो मैं 10,000 कर देता हूँ यहाँ पे पैसे, और फिर 2000 का टॉप कर देता हूँ उसको खुश कराने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, या चलो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं डिवाइड। क्या होता है 1000 से? 500 और 250 दोनों होते हैं, चलो 500 और 250 लेते हैं। ये था टॉप 500 रुपए का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम इफेक्ट। ये 500 से टॉप कितने का रह गया? मात्र सेल 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 है। 250 रुपए। दिशा को पहले लेने थे 2 टॉप, पहले 2 टॉप कितने के आने थे? अब 2 टॉप कितने के आएंगे? तो मेरी रियल इनकम में चेंज हो गया। या अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि पहले 1000 में कितने खरीद सकती थी वो, अब 1000 में कितने खरीद सकती है? तो या तो दोनों चीजें होंगी, या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे को अगर 2 टॉप ही लेने थे तो पहले मेरे 2 टॉप 1000 के आने थे, अब मेरे 2 टॉप 500 के आ जाएंगे। तो मैं सेम नंबर ऑफ कमोडिटी सस्ते में खरीद पा रहा हूँ, मेरी इनकम में वहां पे फायदा हो गया। या मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि मैं सेम इनकम पे पहले कम कमोडिटी खरीद पा रहा था, मैं ज्यादा खरीद पा रहा हूँ। ये समझ आ गया? अब हम पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है।
The increase in demand on account of increase in real income is known as income effect. When the price of a commodity falls, the consumer can buy the same quantity of the commodity with lesser money. 2 टॉप लेने थे, या तो 1000 के 2 आने थे, अब 500 के 2 आने, लेसर मनी से. और ही की जगह शी, मैं शी कर ही देता हूँ आपको, हम पूरा वो लेके चलते हैं इक्वालिटी. और शी कैन बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी. पहले 1000 के 2 टॉप आ रहे थे, अब 1000 के 4 आ रहे हैं. समझ आ गया लॉजिक? दिस इज व्हाट इनकम इफेक्ट. तो अब यहाँ पे वो फिर से क्या प्रूव कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड प्रूव कर रहा है. ये याद रखना. हम फिर अभी भी यही पढ़ रहे हैं कि व्हाई डू पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइस. तो एक तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कि उसके जो सब्सटीट्यूट्स हैं उसके कंपैरेटिवली में वो सस्ती होगी, तो इसका प्राइस गिर गया तो मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा. या वो चीज मेरे को सस्ते में मिल रही है तो मैं सेम क्वांटिटी कम पैसों में खरीद सकता हूँ, या मैं सेम प्राइस पे सॉरी सेम इनकम पे ज्यादा चीजें खरीद सकता हूँ. तो वो दोनों चीजें वो होती है इनकम इफेक्ट. समझ आ गया अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लियर है? हाँ जी. प्राइस इफेक्ट of a fall in price. The price effect which indicates the way the consumers purchases of goods X when its price changes is the sum of its two component, namely substitution effect and income effect. तो जब हम बोलते हैं ना प्राइस इफेक्ट कि भाई कि उसका प्राइस गिरने से उसकी डिमांड बढ़ी, अभी हम सिर्फ प्राइस की बात करें कि उसका प्राइस गिरने से उसकी डिमांड बढ़ी, तो वो दो चीजों करके, एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एक इनकम इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि मेरा जो सब्सटीट्यूट्स है उसके रेशो में अब मेरी चीज सस्ती है तो इसलिए मेरी डिमांड बढ़ गई क्योंकि मेरा प्राइस गिरा. इनकम इफेक्ट क्या है कि मैं उस चीज से ज्यादा चीजें खरीद पा रहा हूं या फिर दूसरे वाला जो भी है, और वो क्यों हो गया? क्योंकि मेरा प्राइस सस्ता हो गया. प्राइस इफेक्ट समझ आ गया? तो इसलिए प्राइस इफेक्ट से लॉ ऑफ डिमांड हमारा मैच करता है. समझ आता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स. लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ हाँ सही बोल रहे हो. इच्छा कम हो जाती है. ठीक है, थोड़ा ऊंची बोला करो. सही तो बोल रहे हो, थोड़ा ऊंची बोला करो. आप कोई लॉ ऑफ डीएमयू की एग्जांपल दे सकते हो? आपको पता है लॉ ऑफ डीएमयू? समझ आ गया? हाँ, वेरी गुड. एग्जांपल. जैसे हम एक एप्पल है, जैसे हम बहुत एक बढ़िया. हाँ हाँ बोलो बोलो. जैसे हम एक एप्पल को, अगर हम एक एप्पल को एक बार एक तरह खाएंगे तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी. अगर हम बार बार उसी को करेंगे तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि एक कंज्यूमर तो हर बार यही चाहेगा कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करूं. अब एक चीज बताओ, मैंने एक एप्पल खाया, एप्पल ही पकड़ लेते हैं, अब आपके एग्जांपल पकड़ लेते हैं. मैंने एक एप्पल खाया, 100 रुपए का था, मेरे को भूख लगी थी, मेरे को पता बहुत अच्छी चीज है, मैंने 100 रुपए का एक खा लिया. दूसरे से मुझे थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलने वाली, कि मैं उसके भी 100 रुपए देना चाहूंगा? थोड़ा सस्ता करो यार. थोड़ा सस्ता होता तो मैं 2 खरीद लेता, थोड़ा और सस्ता हो जाता तो मैं 3 भी खरीद लूंगा. तो वही वाली चीज है अभी भी कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे रैशनलाइज होता है कि मेरे को देखो, अ कंज्यूमर, अब पढ़ लेते हैं. अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम दैट इज मैक्सिमाइजेस इट्स सैटिस्फैक्शन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स प्राइस इक्वल इज. कि मेरे को इससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी से मतलब कि हर एडिशनल यूनिट से जो मेरे को यूटिलिटी मिलती है, अगर वो उसके प्राइस के साथ थोड़ी मैच हो जाए कि प्राइस भी रिलेटिवली कम हो रहा है तो मेरे को यूटिलिटी ज्यादा मिले, फिर मैं खुश हूं. अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल यहाँ पे दोबारा आ गया. तो अच्छा सच एक ऊपर नाम रह गया, मैं दोबारा जाता हूँ. हाँ आपने पढ़ लिया, मैं दोबारा पढ़ा. आपने पढ़ा था ऊपर नाम? आपने पढ़ लिया था? नाम था क्या? आपने पढ़ लिया था? देखा नहीं. क्या था नाम? नाम नहीं मेरे को पता, पर देखा था कि नाम है. चलो अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम जाते हैं दोबारा. अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल वही साहब अपने प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट. ठीक है. द कंज्यूमर हैज अ डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड देयरफॉर, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एंड देयरफॉर दिख रहा है? क्या समझ आ गया कि मेरी सेंस डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है? और सबसे बेस्ट बात क्या है? तो बस फिर अपने को कुछ उसमें नहीं जाना है कि लैंग्वेज लिख के क्या नहीं है, वहाँ पे कोई टेंशन थोड़ी है, सिर्फ समझ आना चाहिए. समझ क्या आ रहा है कि मेरी लॉ ऑफ डीएमयू है,
और लॉ ऑफ डीएमवी में बोलता है कि मेरे को हर एक्स्ट्रा यूनिट पे कम सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, तो जब मेरे को कम सेटिस्फेक्शन मिलती है तो मैं वो चीज़ सस्ते में खरीदूंगा ना। आपका चाहे फेवरेट चॉकलेट है सिल्क, आप कॉमन सेंस भी है, एक एक सिल्क चॉकलेट जो है एक खा लोगे 100 रुपए का लेके मजे से, दूसरा साथ के साथ लोगे 100 रुपए का खाने के लिए, मजा नहीं आएगा वो। लेकिन अब वो सेम सिल्क आपको 70 रुपए का मिल रहा है, कर लेंगे बाद में शुगर कंट्रोल, एक खा लेते हैं एक और, टेस्ट तो आ ही रहा है, मजा आया फिर। लेकिन अब 70 में भी दोबारा अभी दोबारा में खरीदने का मन नहीं आएगा, क्योंकि अब तो सेम प्राइस हो चुका है, लेकिन अब 50 में मिल रहा है, ये चीज है। समझ आ गया। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, जब एक चीज का प्राइस गिरता है, समझ रहे हो ना, हम यहाँ पे अभी भी प्राइस के अराउंड ही घूम रहे हैं हर चीज में। अब एक चीज का क्योंकि हम फिर से क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड के ही रैशनल पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड चलता क्यों है, लोग ज्यादा खरीदते क्यों है प्राइस गिरने पे, वही तो हम पढ़ रहे हैं। फिर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जब प्राइस गिरता तो ये होता है, प्राइस गिरता तो ये होता है, और हर बार क्या पता चल रहा है कि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। When the price of a commodity falls, more consumers start buying it because some of those who could not afford to buy it earlier are now able to buy it. समझ आ गया ये? इसको इंग्लिश को मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं कि ना करूं, चलता है? आपको समझ आ गया? सॉर्टेड है, क्योंकि ये तो बहुत वैसे वाली चीज थी। ठीक है। दिस रेजेस द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस, कि उस लोग को उस पर्टिकुलर कमोडिटी को हल्का सा प्राइस गिरा तो ज्यादा लोग करने लगे, अब ज्यादा लोग करने लगे तो उसकी डिमांड बढ़ गई, and hence the demand commodity at a lowest price and hence the demand for the commodity in question increases। मैं फिर से नाम भूल गया, तो पर मेरे को याद आ गया एकदम से। आप लोग भी भूल गए थे? नहीं भूले थे? अभी नहीं भूले थे? मेरे को बताया नहीं किसी ने, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। विक्स नहीं, सॉरी हिक्स, ये आपस में थोड़े नाम सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, आपस में थोड़े नाम सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। हिक्स, हिक्स विक्स, हिक्स विक्स सब्स्टिट्यूट से नाम है, आपस में यूज कर सकते हैं हिक्स विक्स। बस फिर इनकम इफेक्ट भी इसी ने दिया, लेकिन ऐसे याद रहेगा कि वो प्राइस इफेक्ट में दोनों आते थे, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, और दोनों किसने दिए थे? विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। और 20 पैसों से आती है, ओहो, तो इनकम इफेक्ट वाह। कमी चाहिए होती है। ठीक है, कैसे बोल दो कि मैं विक्स लगाऊंगा तभी ऑफिस जा पाऊंगा, कुछ कमा पाऊंगा, तो ऐसे इनकम आते, कुछ भी जोड़ लेते हैं अपन, मजा आएगा। आप कुछ जोड़ के बताओ, कुछ भी, कि इनकम से जोड़ के दिखाओ इसको, विक्स को हिक्स को। आप जोड़ के बताओ, कुछ भी जोड़ो, इनकम के साथ जोड़ दो, जैसे हम दोनों ने जोड़ा है। आप भी आता है कुछ मन में तो बताओ, विक्स हिक्स इनकम कैसे जुड़ेगी? मैं तो ऐसे आगे जैसे उसकी हेडिंग है ना, प्राइस इफेक्ट वाला, प्राइस इफेक्ट ऑफ फॉलिंग प्राइस, प्राइस में आई आता है तो इसका आई और उसका इफेक्ट का है, मुझे इसका अलग से याद रहता आपको ये टेम्परेरी अच्छे से याद रहेगा, है। नहीं तो इसके याद रहता है। ये पता फिर कब कब और दोबारा याद रह सकता है, अगर अगर ऐसे याद रहता भी है, कि अगर आप पेपर से एक दिन पहले भी ऐसे ही पढ़ के जा रहे हो। मेरे वाले तरीके से क्या फायदा रहता है, कि आपने अगर एक महीना भी नहीं पढ़ा ना, तो भी वो याद रहेगा कि विक्स की गोली लो, हिचकी दूर करो, ये किसका था? हिक्स का था, ऐसे वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि विक्स और हिक्स और ऐसे सब्स्टिट्यूशन याद रहेगा, और कुछ भी इनकम का तो ऐसे जैसे हमने बनाया कि विक्स किससे आती है? इनकम से आती है, इनकम होगी आपके पास तभी विक्स खरीदो, ऐसा ऐसा। ओके। डिफरेंट यूजेस, अगर एक चीज के बहुत सारे यूजेस हैं तो उसकी प्राइस गिरने पे तो उसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, कि भाई अब तो मैं इसको और चीजों में यूज कर सकता हूँ। कोई ऐसी चीज बताओ जो मल्टीपल यूजेस की हो। बहुत बढ़िया, और आप बताओ एक कदी। मैं कौन दे सकती हूँ, बहुत नहीं। इनो, आजकल लोग इनो के नाम में यूज कर रहे हैं क्योंकि एसिडिटी रहती है। दैट्स अ फेयर पॉइंट। आप बताओ कुछ, इडली में भी यूज होती है। हाँ, बताओ, आप दोनों बताओ एक एक, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, हार्पिक, हार्पिक किस में यूज होती है भाई? चलो, हाँ जी,
तो डिफरेंट यूजेस में लॉजिक यही है कि अगर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है और उसका प्राइस गिरता है तो ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा खरीद सकते हैं ना, क्योंकि हम उसको मल्टीपल यूजेस में लगा सकते हैं। तो वो वाला लॉजिक है कि अगर इस चीज़ का प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। हम यहाँ पे हर किसी में हमने क्या पढ़ा है, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, और उसका हमने रैशनल एक्सप्लेन करा है। किस किस को क्या क्या लिया था हमने इसमें, एक तो इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो कि किसके अंडर आता है, प्राइस इफेक्ट के अंडर। फिर हमने क्या पढ़ा था, यूटिलिटी, कंज्यूमर की यूटिलिटी। फिर हमने पढ़ा था अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, और एक पढ़ा अब हमने डिफरेंट यूजेस। यस यस, एक्सेप्शंस स्टार्ट कर लें एटलीस्ट, खत्म भी कर सकते हैं, बताओ खत्म ही करते हैं। थक वक गए, बोर वोर हो गए तो रहने देते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पता चले, क्योंकि दिमाग भारी हो गया धक्के से इतना कुछ पढ़ के, तो पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। करवाते हैं, वेरी गुड। पक्का? नहीं बोल रहे, मैं कहा पक्का, ठीक है करवा देते हैं। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोई मुझे बता सकता है हिंदी में, सरल भाषा में, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? क्या? कॉन्स नहीं पढ़ेंगे, कॉन्स तो डिसएडवांटेज होता है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है, प्रोज मतलब फायदे, कॉन्स होता है डिसएडवांटेज। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लॉ, पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के हम फायदे नुकसान नहीं पढ़ रहे। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे नहीं लगता, कौन सी गुड्स ऐसी हैं जिनका अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड फिर भी गिरी रही है, या उल्टा की प्राइस बढ़ रहा है तो भी डिमांड बढ़ी रही है। तो एक्सेप्शन है ये लॉ ऑफ डिमांड की, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो आती कॉन्स्पिकुअस गुड्स, जो मैंने पहले बता दिया था ऑलरेडी। कॉन्स्पिकुअस बताओ क्या थी गुड्स, बिना उधर देखे इधर देख के, कॉन्स्पिकुअस गुड्स क्या थी? अभी बोला था ना मैंने, पहले बताओ कौन से इफेक्ट में बोली थी मैंने कॉन्स्पिकुअस गुड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन से इफेक्ट में बोला था मैंने ये? कौन सा इफेक्ट था, वो जो चार इफेक्ट हमने पढ़े थे? चार इफेक्ट याद है कौन से थे? कौन से थे? स्नॉप था, और डेमोन्स्ट्रेशन था, और वी से था वेबलन इफेक्ट, और लास्ट बचा एक जी वैगन, बैंड वैगन, बैंड वैगन इफेक्ट। अब बताओ ये कॉन्स्पिकुअस वाला हमने किस में पढ़ा था? वी वाले में पढ़ा था। ये वी वाला क्या होता है, मैंने जब नाम भी बता दिया, वेबलन। इनफैक्ट ये भी वो एक, कौन सा था वो, थॉस्टीन वेबलन, थॉस्टीन एप्स्टीन का भाई, जब मैंने पढ़ा भी था। अरे यार ये नाम भूल गया क्या भाई तू? थॉस्टीन वेबलन, दिख रहा है नाम में? वेबलन इफेक्ट क्या होता है, वेबलन इफेक्ट? अभी तो बोला था तूने, सबसे पहले वर्ड ही जो बोला था बिल्कुल ठीक था। लग्जरी गुड्स, लग्जरी का क्या था उसमें, क्या लॉजिक था उसमें, हमने क्या पढ़ा था? हाँ, जो बहुत कॉस्टली होते हैं। अब अगर किसी को शौक ही वही है कि ज्वेलरी, महंगी महंगी एलवी की घड़ी, अब वो एलवी की घड़ी का क्या हुआ, हल्का सा प्राइस बढ़ गया, या हल्का सा भी ना भी बोलूं वर्ड में, प्राइस बढ़ गया। अब जिसको लग्जरी का शौक है क्या वो लेना बंद कर देगा? तो इसका मतलब प्राइस बढ़ने पे अभी भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उसको जिसको शौक ही लग्जरी का है, तो वो तो उल्टा बोलेगा कि और महंगी होगी, अब तो मैं लूंगा, मेरे पास है ना, देखा मैं लेके दिखाता हूँ। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को अपोज कर रही है चीज। हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, याद रहे, मैं अभी ये दोबारा याद नहीं करूंगा। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें हम सिर्फ एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को ये चीज बार बार अपोज कर रही है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी हैबिट है कि आपके पास वैसे भी बुक बुक तो अभी है नहीं है। मैंने फर्स्ट चैप्टर तो दिया हुआ है फ्री टू सोर्सेज में, सेकंड नहीं दिया हुआ, तो ये घर जाके आप पढ़ भी नहीं पाओगे अभी तो। लेकिन मैं इसके नोट्स ना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में अभी आप, मैं अंकुश से वो करके आपको ज्वाइन करवाता हूँ। ठीक है, तो वो आपको फिर हो जाएगा। कॉन्स्पिकुअस गुड्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील, और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन are used by the rich people as status symbol for enhancing their social prestige and for displaying wealth। सड़ी सी आर्ट की पेंटिंग लगा लेंगे 10 करोड़ की, वो 10 करोड़ की बजाय 11 करोड़ हो जाए, 10 की नहीं है 11 की,
और चौड़ से बहुत महंगी चीज खरीदते हैं. These articles will not conform to the usual law of demand as they become more attractive only if their prices are high or keep going up. This was found out by Veblen in his doctrine of conspicuous consumption, and hence this effect is called as Veblen effect or prestige good effects. Example, diamonds. यहाँ पे किसी को कोई डाउट? फिर आते हैं गिफन गुड्स. अब मैं थोड़ा सा ना एक एक चीज बता दूं. एक तो पहले जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर है यूट्यूब पे, इसके बाद कोई लेक्चर यूट्यूब पे फ्री नहीं आएगा, या तो ऐप पे आएगा या फेस टू फेस में आएगा. ठीक है, सॉर्टेड. अब मैं क्या बताने वाला था एक और चीज. जब मैं अगली बार से पूछूंगा ना क्लियर, मेरे को उस चीज से कम फर्क पड़ेगा कि अगर सारे हाँ बोल रहे हैं, मेरे को उस चीज से फर्क पड़ेगा अगर कोई बोल रहा है नहीं क्लियर. क्योंकि मेरे को वो बंदा चाहिए जब मैं क्लियर पूछता हूँ जो बोलेगा नहीं सर नहीं समझ आया. नहीं तो अगर जनरिक में मान लो मैंने ऐसे देखा क्लियर, दो की मुंडी भी ऐसे हुई ना, मैं बोलना ठीक है. किसी ने नहीं बोला ना कि नहीं है, मैं एक एक से नहीं पूछने वाला. क्लियर 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 ऐसे. ठीक है, समझ आ गया. हर किसी को थोड़ा डाउट है तो अपनी वॉइस उठाओ, पूछो, है ना. ऑब्वियसली मैंने, अगर आपने देखा हो कोई ऐसा डाउट भी है जो बहुत बाकी सबके लिए मान लो ऑब्वियस है, किसी एक के लिए बड़ा डाउट है, तो मैं फिर भी लेता हूँ. ठीक है, अब हम चलते हैं गिफन गुड्स के ऊपर. जो ढूंढा था रॉबर्ट, इसके आगे सर क्यों लगाऊं भाई मैं. तो ये अंग्रेज लोग अच्छा है अपने नाम के आगे खुद ही सरसुर लगवा के चले गए सारे. हिस्ट्री में भी हम पढ़ते रह गए, याद है. सर दिस आए थे वो, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 कर दी थी बाद में. चलो, रॉबर्ट गिफन नाम करके आया था. अब इसका भी नाम याद रखना इजी हो गया. रॉबर्ट गिफन, नाम में गिफन है. एक जो भी वेबलेन था, थॉस्टाइन, उसके नाम में भी वेबलेन था. एक रॉबर्ट गिफन है, इसके नाम में गिफन है. एक एडम स्मिथ था, एक जोल्डीन था, एक एल्फ्रेड मार्शल पढ़ लिया, एक रॉबिन्सन पढ़ लिया, एक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स पढ़ लिया. गिफन गुड्स क्या है. एक रॉबर्ट गिफन था, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था. स्कॉटिश एंड स्टैटिस्टिशियन was surprised to find out that, अब इसने एक पूरी कहानी बताई थी. इसने क्या देखा, कहता कि यार वहां पे स्कॉटलैंड में हुआ होगा कुछ ऐसा कि भाई ब्रेड के ना प्राइजेस जो है ना थोड़े से बढ़े, तो लोगों ने और ब्रेड ले ली. तो ये चीज इसको बड़ी खटकी कि भाई ये तो उल्टा सा हो गया, कि ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि. तो इसने जब उसका रीजन फाइंड आउट करा तो इसने क्या देखा कि ब्रेड जो थी वो जब सस्ती थी ना, तो जितने भी लो इनकम वाले ग्रुप के लोग हैं उनके लिए अफोर्डेबल थी, तो वो भाग के ले रहे थे. इस चक्कर में क्या हो रहा था कि जो लो इनकम वाले वो थोड़े कम थे, लेकिन हायर इनकम वाले ज़्यादा थे. लेकिन वो देख रहे थे कि यार लोअर इनकम वाले लोग खाते हैं, तो वो ले नहीं रहे थे. लेकिन जैसे ही ब्रेड महंगी हुई तो लोअर इनकम वाले नहीं ले पा रहे अब. और जो थोड़े से मिडिल इनकम या हायर इनकम वाले वो कहते हैं चलो अब हम ये चीज़ खरीद सकते हैं. तो इस चक्कर में वहां पे ऐसे हुआ था कि वो डिमांड उसकी बढ़ गई थी. अब हम एक बार पढ़ लेते हैं. Was surprised to find out that as the price of bread increased, the British workers purchased more bread and not less of it. और ज्यादा खरीदने लगे. This was something against the law of demand. लेकिन ये क्यों हुआ? Why did this happen? The reason for this is that when the price of bread went up, it caused such. हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, यहाँ. इट कॉस्ट सच अ लास्ट, हाँ, व्हाई डिड दिस हैपन. रीजन ये दिया था कि जब इसका प्राइस बढ़ा ना, इट कॉस्ट सच अ लास्ट डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ पुअर पीपल, कि पुअर पीपल की परचेजिंग पावर में ऐसी गिरावट है कि वो नहीं खरीद पा रहे. डेट दे वर फोर्स्ड टू कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड्स, कि वो जो भी महंगी चीजें खा पा रहे थे वो उनको कम करनी पड़ी क्योंकि उनका प्राइस बढ़ चुका है. सिंस ब्रेड इवन व्हेन इट इज प्राइस वाज हायर देन बिफोर was still the cheapest food article. ओके, थोड़ी एग्जांपल चेंज हो चुकी है. पहले मैंने क्या बताया था कि हायर कंजम्पशन है. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ब्रेड का प्राइस बढ़ा, लेकिन क्या हुआ था, मान लो जो मीट है या जो भी अदर एक्सपेंसिव फूड है, अब जो गरीब वर्कर्स थे, मेरे को अपनी एग्जांपल सही करनी चाहिए थी, मैंने गलत दी थी पहले, क्योंकि गिफन गुड्स हम पढ़ रहे हैं ना. गिफन गुड्स तो है ही वो वाली जो है इन्फीरियर गुड्स ही, हल्की गुड्स, लो लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर के लिए. तो इसलिए एग्जांपल इसमें क्या थी कि गिफन ने क्या नोटिस करा कि जो ब्रिटिश वर्कर्स थे, जो मजदूर टाइप जो लोग थे, जो भी लो लेवल इनकम वाले जो लोग थे, वो पहले तो जितना वो मीट मूट जो खरीद पा रहे थे, लेकिन जब वो मीट या जो भी एक्सपेंसिव चीजें वो उनकी औकात से बाहर हो गई. लेकिन जो ब्रेड, मान लो सब चीजों के दाम बढ़े थोड़े थोड़े, मीट के भी बढ़े, एक्सपेंसिव गुड्स के भी बढ़े, ब्रेड के भी बढ़े. अब उनकी तो इनकम कहीं ना कहीं वैसी की वैसी ही है. तो उन्होंने देखा कि यार हम मीट और वो सब चीजें तो खरीद नहीं पा रहे, लेकिन हम ब्रेड तो अभी भी खरीद पा रहे हैं. तो ब्रेड अभी भी सबसे चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था उनके पास, तो इसलिए ब्रेड की कंजम्पशन अभी भी उन्होंने फिर बढ़ा दी.
अब समझ आया? पुरानी एग्जांपल भूल जाओ जो मैंने पहले दी थी, ये वाली ध्यान में रखो कि सिंस ब्रेड का इवन व्हेन इट्स प्राइस वाज हायर देन बिफोर, इवन उसका प्राइस बढ़ चुका था, वाज स्टिल द चीपेस्ट आर्टिकल और पीपल कंज्यूम मोर ऑफ इट एंड नॉट लेस ऑफ इट इवन व्हेन द प्राइस वेंट अप। ये लॉजिक चला था। और ये जो होती है ना गिफन गुड्स, ये जनरली वो गुड्स होती हैं जो होती इंफीरियर गुड्स है, लेकिन इनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। ब्रेड के अलावा उनके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, इसलिए ब्रेड की प्राइस बढ़ने के बावजूद उसकी डिमांड बढ़ गई। तो गिफन गुड्स होते इंफीरियर गुड्स ही हैं, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। सारे इंफीरियर गुड्स वो वाले होते हैं जिनके सब्स्टिट्यूट ही नहीं है या जिनके वो प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ेगी नहीं। नॉर्मल इंफीरियर गुड्स जो होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन गिफन गुड्स जो होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। समझ आ गई बात? ये जनरली वो गुड्स होते हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता और ये सब्सटेंशियल प्लेस अपनी लेके बैठे होते हैं कंज्यूमर के बजट में। जैसे कि होता है चावल, एक होता है बासमती के चावल, एक होते हैं नॉर्मल चावल। ठीक है, अब अगर नॉर्मल में बात करूं, जैसे चावल है, अभी फिलहाल वो छोड़ दो बासमती और नॉर्मल, एक होता है चावल। अब चावल जो है हमारी बास्केट का बहुत जरूरी हिस्सा है, जबकि चावल कहीं ना कहीं इंफीरियर गुड्स है। चावल जो होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, वो लो लेवल के इनकम के लोग भी खाते हैं। जितने भी अगर आपने देखो ना गरीब लोग जो है दोपहर में दाल चावल कड़ी चावल ये चीज़ प्रेफर करते हैं, क्योंकि चावल बहुत सस्ती चीज़ गिनी जाती है और ये कंज्यूमर की उसका बजट। अब चावल का दाम अगर थोड़ा सा बढ़ेगा भी ना, तो भी जो गरीब दाल चावल ही खाता है डेली का, वो एकदम से कुछ नहीं और नहीं खाने लग जाए, वो फिर भी चावल ही खरीदेगा। यहाँ पे वो लॉजिक चल रहा है। ठीक है, कि चावल का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल ऐसे कि चावल की जगह ये खा लेंगे, सेम ही तो है, ऐसा कुछ तो नहीं है, चावल ही है। तो वो वाली चीज़ है, जबकि कहीं ना कहीं आटा बाजरा ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन चावल में ऐसा कुछ नहीं है। तो चावल काइंड ऑफ गिवन गुड्स है कि अगर उसका प्राइस हल्का सा बढ़ भी गया तो भी गरीब गरीब इन द सेंस लो लेवल ऑफ इनकम वाले पीपल वो फिर भी अभी भी वही खाएंगे। वैसे वाला लॉजिक है। ठीक है, यस। एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड्स आर बाजरा, लो क्वालिटी राइस, वीट एटसेट्रा, लो क्वालिटी चीजें। ठीक है, फिर आ जाता है कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटी। अच्छा एक चीज और है, ये चीज थोड़ी टफ होगी समझने में, लेकिन अगर मेरे को बताना गिवन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे चलेगा, इंफीरियर गुड्स के केस में और गिवन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे चलेगा। पहले मेरे को बताओ इनकम इफेक्ट क्या होता है। अगर हमारी इनकम उसी इनकम में अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो हम कितना ले पाते हैं? ज्यादा ले पाएंगे, कितना नहीं, ज्यादा ले ज़्यादा पाएंगे, ले पाएंगे। डेट इज इनकम। लेकिन कितना ज्यादा ले पाएंगे इस इनकम इफेक्ट, कि कितना प्राइस गिरने में हम कितना ज्यादा ले पा रहे हैं, वो वाली चीज है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, भाई कहाँ दिख रहे हो आप, खो गए थे। क्या पूछा मैंने अभी, क्या होता है बताओ। दोबारा थोड़ा ऊंची बोलो। हाँ, किसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो अपने सब्स्टिट्यूट के कंपैरेटिवली चीपर हो गया। अब जो ये इंफीरियर गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है, कि मतलब अगर वो चीज़ और सस्ती भी होती है तो मेरी रियल इनकम में कुछ खास इंक्रीज नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसका बहुत तगड़ा है, क्योंकि जो गिफन गुड्स होते हैं उन गिफन गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, लेकिन इंफीरियर गुड्स के होते हैं। तो इंफीरियर गुड्स का सब्स्टिट्यूट इफेक्ट तगड़ा है, तो वहां पे उसका वो लॉ ऑफ डिमांड इसलिए चलता है। इसीलिए जो इंफीरियर गुड्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं, क्योंकि उनमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तगड़ा है। इनकम इफेक्ट का कुछ खास फर्क नहीं है, इसलिए इनका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है इंफीरियर गुड्स के केस में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सब्स्टिट्यूट के कंपेरेटिवली वो चीज़ सस्ती हो गई, लेकिन गिफन गुड्स में तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं फिर। इसीलिए उसका जो है इनकम इफेक्ट नेगेटिव है गिफन गुड्स का भी, क्योंकि सेम लॉजिक इंफीरियर गुड्स वाला, कि इवन दो वो सस्ती भी हो गई तो भी मेरे को इनकम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ कुछ क्या फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जबकि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो तो है ही नहीं उसके केस में, तो यहाँ पे उल्टा इनकम इफेक्ट कहीं ना कहीं
फिर भी बेटर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। समझ आ गया? ये चीज इतनी ज्यादा वो नहीं थी, क्योंकि बेस्ट बात क्या है, लेकिन मेरे को जस्ट ये होता है कि आपका दिमाग भागे उस चीज की तरफ कि आपको इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वर्ड बड़े ऐसे लगेंगे, हाँ वो चीज़ सस्ती होगी तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई उस चीज़ को लेके, अब मैं वो चीज़ें ज़्यादा खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ है ही इन्फीरियर, वो चीज़ थोड़ी सस्ती हो भी गई तो भी वो मैं ऑलरेडी इन्फीरियर करके खरीद रहा था, ऐसा तो है नहीं कि मैं और धड़े से खरीदूंगा। तो इनकम इफेक्ट कहीं ना कहीं वो बहुत कम है। लेकिन गिफन गुड्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सिंस है ही नहीं है, तो वहां पे थोड़ा इनकम इफेक्ट काम का आ जाता है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बेटर है ऐसा। ये थोड़ी वैसे वाली चीज़ होगी कि मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, याद रहेगा बहुत अच्छा, नहीं रहेगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटीज के ऊपर। लास्ट है, चलो ये लास्ट है कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटी के ऊपर, क्योंकि इसके बाद 4-5 है तो फिर वो एक एक बताने में तो थोड़ा थोड़ा टाइम जाएगा। एंड पर बता दें क्या सारे, लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो जाएगा कल से, फिर अपन ना एक्सट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे, है ना? तो खत्म कर दे लॉ ऑफ डिमांड, कर दे, चलो कर देते हैं फिर। कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटीज, द डिमांड फॉर अ सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो हमने वेबलन पढ़ा था या जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था, दोनों में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जितनी लग्जरी है, जितना अगर ये रख पा रहा है तो मेरी भी अपने सिस्टम। जो चीज एक जमाने में बड़ी ऐसी गिनी जाती थी कि टीवी सबके घर पे नहीं होता, अपने ना मम्मी पापा से एक बार जाके पूछना, 1990s में किसी के घर में टीवी होना ही बड़ी ऐसी गिनी जाती थी कि भाई टीवी है इसके घर में, एंटीना लगा है इसकी छत पर, टीवी चलता है इसके घर में। आज के डेट में किसी के घर पे जाओ टीवी ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो नेसेसिटी सी बन चुकी है कॉन्स्पिकुअस, कि है वो कहीं ना कहीं वैसे वाली चीज, स्टेटस वाली चीज है, लग्जरी वाली चीज, कि ऐसे आमने की बड़ी जरूरी है भाई टीवी तो, लेकिन वो अब नेसेसिटी सी बन चुकी है। हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। जो ये टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फर्नीचर हो गया, ऐसी चीजें चाहे इनकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके चाहे प्राइस बढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या इसकी डिमांड कम हो रही है क्या? लोग अभी भी जिन्होंने खरीदना है वो अभी भी टीवी फ्रिज फर्नीचर सब खरीद ही रहे हैं। जहां जहां नए घर बन रहे हैं वो ये सोचते नहीं कि यार पिछले साल से इसका प्राइस बढ़ गया मैं नहीं लूंगा। अरे लेना ही है भाई, अब तो नेसेसिटी बन चुकी है कॉन्स्पिकुअस, है थोड़ी वैसे वाली कि मेरे घर में चाहिए यार, मेरे घर में फ्रिज तो चाहिए, वैसे वाली चीज। समझ आ गई? For example, in spite of the fact that price of television sets, refrigerator, AC have been continuously rising, their demand does not show any tendency to fall. Demand नहीं गिर रही. Okay. Future expectation about prices. It has been observed that when prices are rising, households expecting that the यहाँ पे households हाँ, it has been observed that when the prices are rising, households expecting that the prices in future will be even higher tend to buy larger quantities of such commodities. ये मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? अभी फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम अभी के लिए कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। यस, अगर मुझे पता है कि वो चीज़ बढ़ने वाली है प्राइस, तो भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अगर मेरे को दिख रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं, तो मैं अभी और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लूंगा। ये चीज़ हम वहाँ पे भी देखते हैं, अमेजोन पे लगी होती है ग्रेट इंडिया सेल। पता है कि आज खरीदेंगे तो ये चीज़ 100 की बजाय 700 में मिलेगी, सॉरी 1000 की बजाय 700 में मिलेगी। बड़ी खुशी से हम लेते हैं कि यार कल से महंगी हो जाएगी, फिर चाहे नहीं लेनी है, लेकिन आज पता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है। जो चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है सिर्फ वो आज के लिए कम है, एक्चुअल में उसका प्राइस कम नहीं हुआ, एक्चुअल में सिर्फ डिमांड में डिस्काउंट मिला है, एक्चुअल में उसका प्राइस वही है, लेकिन सिर्फ मेरे को पता है कि कल से बढ़ने वाला है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। मेरी वैसे चाहे हो सकता जरूरत हो भी ना, कभी कभार ऐसे होता है ना कि हम डिस्काउंट वाली चीज देखते हैं, हमारा इतना था भी नहीं, हम सोच के भी नहीं गए थे कि ये खरीदनी है चीज, बट ऐप पे दिख रही है कि यार ये चीज आज सस्ती है यार, कल से महंगी हो जाएगी तो ले लेते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, ये जो लॉ आया लॉ ऑफ डिमांड, इसमें लिखा होता है ना सेट्रस पेरिबस, लेकिन द लॉ हैज बीन डिराइव्ड अज्यूमिंग कंज्यूमर्स टू बी रैशनल एंड नॉलेजेबल। क्योंकि ये लॉ बना ही ऐसे है कि भाई कंज्यूमर को पूरी मार्केट पता है, ठीक है, उसको पता है कि अगर लक्स का प्राइस गिर रहा है तो उसको पता है डव का प्राइस क्या है, और कौन से सोप होते हैं,
डेनवर, पियर्स, इन सब का प्राइस जो है इन सब का प्राइस क्या है उसको पूरी नॉलेज है। तभी उसको नॉलेज है, तभी उसको पता है कि अगर लक्स का प्राइस गिरा है तो कंपेरेटिवली सबके सस्ता मिल रहा है तो इसको खरीद लेते हैं। तो अगर लक्स का प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये होता है एक एजम्पशन, एक प्रिजम्पशन बोल लो लॉ ऑफ डिमांड में, कि सबको सब कुछ पता है। लेकिन अगर इनकम लिंक्ड इन्फॉर्मेशन है, ये इरेशनल बिहेवियर है। इनकम लिंक्ड नहीं पता यार मेरे को पता ही नहीं है कि लक्स का जो प्राइस क्या है और सोप का क्या है, और टीवी में ऐड चल रही है कि लक्स का प्राइस अब 20 रुपए सस्ता, मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को मान लो एक्चुअल में नहीं पता है, तो मैं तो क्या ही खरीदूंगा लक्स। तो उसका प्राइस गिरने पे भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ी ऐसे। और देखो इकोनॉमिक्स किस पे चलती है, थ्योरीज पे। हवा में बातें फेंकी हुई हैं, लॉ ऑफ डिमांड बनाते टाइम भी हवा में बातें फेंकी हुई है, और अब भी ऑफकोर्स जब उसकी, जैसे हमने याद है वो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ने थे, दोनों तरफ बातें फेंकी हुई थी। वैसे ही इधर लॉ ऑफ डिमांड बना तब एक बात फेंक दी कि कंज्यूमर को सब कुछ पता है, जबकि नहीं पता होता। और जब अब वो बनानी थी एक्सेप्शन, कंज्यूमर को कुछ नहीं पता। दोनों ही बेकार बातें हैं जबकि। However, at times consumer have incomplete information and therefore make inconsistent decisions regarding their purchases. ठीक है, नहीं पता होता। अब जैसे मैं किसी एक दुकान पे चले गए शूज़ खरीदने। अब तो चलो ऑनलाइन हो चुका, तो हम फटाफट से चार चीज़ें कंपेयर कर लेते हैं। किसी दुकान में चला गया मैं शूज़ खरीदने, तो मेरे को नहीं पता कि साथ वाली दुकानें कितना देती हैं, क्योंकि मैं बहुत देर बाद शूज़ खरीदने गया, मैं कौन सा रेट पता रख के रखता हूँ, और मेरे को पता कि मैं इस दुकान से खरीद के चला जाऊँगा। कहीं ना कहीं मेरा इरेशनल बिहेवियर इसमें इसी में आ जाता है कि जैसे सिगरेट है, मेरे को पीनी ही पीनी है। तो अगर थोड़ा प्राइस गिर बढ़ भी गया, मैं इतना ही सोचूंगा, मेरा बिहेवियर ही वैसा है कि मैं इतना सोच के नहीं चलता। मैंने दुकान से आके बोलना है ये चीज़ इतने की दे दे, बस खत्म। डिमांड फॉर नेसेसरीज, कहीं ना कहीं सिगरेट इसमें भी आ जाती है, जिनके लिए डेली का नेसेसरी वाली चीज़ होती है, जिनके लिए आदत सी बन चुकी है। या जैसे अगर अपने जैसे लोगों के लिए बोले तो एसेंशियल गुड्स जो होते हैं, फूड वाली चीज़ें। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई मच इन द केस ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ। irrespective of price changes, people have to consume the minimum quantities of necessary commodities। कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, उसमें व्हाट डिटरमाइंस डिमांड में हमने पढ़ा था एसेंशियल गुड्स, जहाँ पे हमने नॉर्मल गुड्स पढ़ा था, फिर इन्फीरियर, फिर एसेंशियल। एसेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जो वो है उसमें हमने काइंड ऑफ आई थिंक इनकम इफेक्ट पढ़ा था, कहीं ना कहीं इनकम वाली चीज में पढ़ी थी ना, कि अगर मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ती भी है तो मेरे इनकी डिमांड लेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर ये बताओ, अब जैसे मिल्क ही है, मिल्क हमारी डेली रूटीन की नेसेसरी है। मैं सच बता रहा हूँ, अपनी उसकी बात बता रहा हूँ, पिछले एक महीने के अंदर ही जो दूध का दाम है, अगर आपको नहीं पता, 60 से 70 हो चुका है एक महीने के अंदर अंदर ही। फिर भी हम 2 किलो लेके जा ही रहे हैं, पहले भी हम 2 किलो ही ले रहे थे। ये मैं अपने घर की सच बात बता रहा हूँ, 60 से 70 हो चुका है हमारी लोकेलिटी में, और हम फिर भी ले ही रहे हैं, क्योंकि लेना ही है यार, अब उसके बिना नहीं चलेगा, तो मिनिमम क्वांटिटी तो लेनी है। कल को 70 से वो हो गया 100, तो हम 2 किलो को हो सकता है 1.5 किलो कर दें, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी तो लेनी ही है। कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ द नेसेसरी क्वांटिटीज, वो तो लेनी है मिनिमम। तो ये एक एक्सेप्शन है। फिर स्पेक्युलेटिव गुड्स, इन द स्पेक्युलेटिव मार्केट, particularly in the market of stocks and shares, more will be the demanded when the price are rising and less will be demanded when the price। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर एक शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो खरीदेंगे फटाफट, प्राइस बढ़ रहा है खरीद लो। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली महंगे में बेचेंगे। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड ये कंसीडर नहीं ना कर रहा कि हम वो चीज़ कहीं ना कहीं खरीद महंगे दाम पे क्यों रहे, क्योंकि आगे बेचनी भी है। लेकिन ये तो हमें सिर्फ एक्सेप्शंस गिनाने के लिए कुछ भी गिन लेते हैं। तो आपको भी बस यही ध्यान रखना है कि भाई स्पेकुलेटिव गुड जो होती हैं इसके लिए, नहीं लिखा है वहाँ पे, अच्छा, जो होती है इसके लिए कि अगर किसी चीज़ का प्राइस वो है, प्राइस बढ़ रहा है तो खरीद लो ताकि आगे और महंगे में बेचें। द लॉ ऑफ डिमांड विल ऑल्सो फिल, ये येलो वाला खुद पढ़ के बताओ एक बारी। सिग्निफिकेंट चेंज, ये मेन वर्ड है। मेरे को तो हो चुकी है डव शैम्पू से चिढ़। वैसे मैं ऑनेस्टली अगर रियल लाइफ में अपना बताऊं, मेरे को पिलग्रिम के शैम्पू से चिढ़ हो चुकी है। मैं पिलग्रिम का लगा रहा था पहले, मेरे बाल उसने बहुत रफ कर दिए थे। अब मैं डव का लगाता हूँ। अब पिलग्रिम का प्राइस गिरे बढ़े, ऐसी की तैसी, गिरे तो भी नहीं मैं खरीद रहा। डव के मुकाबले सस्ता भी मिल रहा हो, नहीं लूंगा।
तो मेरे जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं, या फैशन ही चेंज हो चुका है। बूट कट जीन्स पहनते हैं लोग, पुराने ज़माने में मान लो खाकी खाकी पैंट पहनते थे, अब खाकी पैंट सस्ती भी मिलती है चाहे बूट कट से, फैशन में नहीं है, नहीं लेंगे चाहे वो सस्ती भी मिल रही है, वो वाला लॉजिक है। बस अब हम कल से पढ़ेंगे एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वेरी गुड।